हेलो बच्चों, आज मैं फिर से इससे पहले हम लोगों ने मूल कंसेप्ट वाला चैप्टर खत्म किया है। मूल कंसेप्ट वाले चैप्टर में हम लोगों ने देखी मोल मास का रिलेशन, मोल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का रिलेशन एंड मोल एंड वॉल्यूम का रिलेशन। एंड वो रिलेशन हम लोगों ने देखे और उसके साथ साथ हम लोगों ने उन रिलेशंस को हम लोग कैसे रिएक्शंस और रिएक्शंस की स्टोशियोमेट्री पे हम लोग लगा सकते हैं, हम लोगों ने वो सारी चीज़ें पिछले की वीडियोस में देखी, यानी कि मोल कंसेप्ट वाले चैप्टर्स में। अभी मैं आप लोग के लिए लेके आया हूं एक नया चैप्टर, ठीक, विच इज एटॉमिक स्ट्रक्चर। अगेन जैसा कि मैंने बताया था कि सारे टॉपिक्स तो मैं यहां पर नहीं पढ़ा सकता क्योंकि इतना टाइम नहीं है। आप लोग का 12th स्टार्ट होने से पहले सबसे अच्छी चीज क्या है, 12th स्टार्ट होने से पहले मैं ये सारे टॉपिक्स यानी कि 11th के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं तुम लोग का खत्म करा देने वाला हूं, ठीक। ऑल द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ 11th विल बी ओवर बिफोर योर स्टार्टिंग ऑफ 12th, ठीक। तो ये सबसे अच्छी बात है। इसीलिए यहां पर दिक्कत मेरे साथ ये आ जाती है फिर कि मैं सारे टॉपिक्स नहीं ले सकता, तो मैंने सिलेक्ट सिर्फ वही टॉपिक किए हैं जो कि तुम्हारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। तुम जब आगे जाके तुम लोग कोई सा भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दोगे, आइदर इट विल बी नीट, आइदर इट विल बी जेई, आइदर इट विल बी जेई एडवांस, आइदर इट विल बी WBJEE, आइदर इट विल बी एनी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम रिलेटेड टू इंजीनियरिंग और मेडिकल, उन सब के लिए जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं और वो जो टॉपिक्स है जो आप लोग को 12th की केमिस्ट्री को सपोर्ट करेंगे, जो टॉपिक्स आपको 12th की केमिस्ट्री में सपोर्ट करने वाले टॉपिक्स है, वो सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं यहाँ पर कराने वाला हूँ, ठीक। यहां पर ही मैंने कोशिश की है कि मैं सारे ही टॉपिक्स, एटॉमिक स्ट्रक्चर में दिक्कत ये यार, एटॉमिक स्ट्रक्चर में टॉपिक्स बड़े सारे हो जाते हैं, तो यहां पर ही मैंने कोशिश तो मैंने यही की है कि मैं सारे के सारे टॉपिक्स यहां पर इंक्लूड कर पाऊं। बट अगर कुछ टॉपिक छूट जा रहे हैं तो चिंता मत करना, भी मैं बाद में वो करा दूंगा तुम लोग को फिर से बाद में आफ्टर एंड। अगर मुझे टाइम मिलता है तो मैं दोबारा से ये टॉपिक्स करा दूंगा जो यहां पर मैंने छोड़े हैं, बट फिलहाल के लिए मैं कुछ सिलेक्टेड टॉपिक्स ही लेके चल रहा हूं। तो सबसे पहले तो यहां पर मैं स्टार्ट कर रहा हूं आपका रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल से। रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल क्या है, ठीक। रदरफोर्ड से पहले भी कुछ एटॉमिक मॉडल्स आए थे बट वो फालतू के एटॉमिक मॉडल्स थे, उसके बारे में हमें ज्यादा पढ़ना नहीं है। एक जो रिवोल्यूशनरी एटॉमिक मॉडल दिया, सबसे लेटेस्ट, सबसे पहले वाला, सबसे ओल्ड, ठीक, वो था रदरफोर्ड का। ये काफी रेवोल्यूशनरी इसलिए था क्योंकि ये एक एटम को बहुत करीब से दिखा रहा था कि एक एटम का लगभग स्ट्रक्चर कैसा होता है। इससे पहले जो जे थॉमसन का एटॉमिक मॉडल आया था वो तो एकदम ही अजीब था भाई, प्लम पुडिंग। उन्होंने खाली इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को ध्यान में रखते हुए अपना एटॉमिक मॉडल बना दिया था। बट ये जो एटॉमिक मॉडल था रदरफोर्ड वाला, ये बहुत करीब से, बहुत अच्छे से एक एटम के स्ट्रक्चर को दिखाता है, एक एटम को बताता है कि एटम एक्चुअल में कैसा है, ठीक। ये इसीलिए इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसीलिए मैंने इस पर्टिकुलर टॉपिक से स्टार्ट करने का सोचा, ठीक। अब नाउ रदरफोर्ड ने किया क्या था भाई, रदरफोर्ड ने किया क्या था, रदरफोर्ड जी ने किया था, उन्होंने गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट किया था। गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट में उन्होंने एक वेरी थिन शीट ऑफ गोल्ड को अल्फा पार्टिकल से बॉम्बार्ड करवाया था। वेरी थिन शीट ऑफ गोल्ड को उन्होंने क्या किया था, अल्फा पार्टिकल से बॉम्बार्ड करवाया था, ठीक। उन्होंने वेरी थिन शीट ऑफ गोल्ड को अल्फा पार्टिकल के साथ बॉम्बार्ड करवाया। तो जब यहां से गोल्ड, अब गोल्ड में क्या है, गोल्ड के पास उसके एटम्स हैं, वेरी थिन शीट है तो बहुत ज्यादा एटम्स नहीं रहे होंगे वहां पर, ठीक है। तो अल्फा पार्टिकल बीइंग वेरी स्मॉल इन साइज कंपेयर टू गोल्ड का एटम, ठीक, तो वो क्या हुआ, वहां से बहुत सारे एटम वहां से डायरेक्टली निकल गए। अब वो निकल के जा रहे हैं या वो टकरा के वापस आ जा रहे हैं या वो किसी पर्टिकुलर एंगल से कहीं पर जाके टकरा रहे हैं, ये हमें पता कैसे चले। तो इस चीज के लिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक जिंक सल्फाइड का यहां पर स्क्रीन लगाया, जिंक सल्फाइड का एक फ्लोरोसेंट स्क्रीन यहां पर उन्होंने लगाया, जिंक सल्फाइड का एक फ्लोरोसेंट स्क्रीन लगाया, ताकि अगर यहां से जो अल्फा पार्टिकल्स हैं उनका अगर कोई डायरेक्शन चेंज भी हो तो वो हमें पता चले। ये देखो से एक पूरा सर्कुलर सा स्क्रीन लगाया हुआ है इन्होंने, ताकि अगर अल्फा पार्टिकल इधर जा रहा है तो यहां पर हमें एक ब्राइट स्पॉट दिखाई देगा, अल्फा पार्टिकल इधर आ रहा है तो इधर हमें एक ब्राइट स्पॉट दिखाई देगा, अल्फा पार्टिकल इस तरफ आ रहा है तो इधर हमें एक ब्राइट स्पॉट दिखाई देगा। इसके लिए था हमारा ZNS का स्क्रीन, ये था उनका एक्सपेरिमेंट, ठीक। अब इसके बाद इस एक्सपेरिमेंट के ऑब्जर्वेशंस क्या हुए,
इस एक्सपेरिमेंट से उनको पता क्या क्या चला, उन्होंने क्या क्या चीजें ऑब्जर्व की, वो हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट जो डिस्कशन, जो ऑब्जर्वेशन उन्होंने देखा, जिससे एटम का पूरा साइज और एटम के वॉल्यूम के बारे में सबसे अच्छे से पता चला, वो था हमारा मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल passed straight through the gold foil without any deflection in their path। यानी कि जब अल्फा पार्टिकल यहां से भेजे गए तो बिना किसी डिफ्लेक्शन के वो सीधे सीधे निकल गए। यहां पर जैसे कि तुम सेकंड पिक्चर में देख पा रहे हो, यहां से अल्फा पार्टिकल भेजे जा रहे हो, विदाउट एनी डिफ्लेक्शन वो सीधे चले जा रहे हैं, विदाउट एनी डिफ्लेक्शन वो अपनी पाथ में सीधे चले जा रहे हैं, कोई डिफ्लेक्शन देखने को नहीं मिल रहा है। ठीक, इस पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन से रिजल्ट क्या निकाल सकते हो तुम लोग? इस पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन से रिजल्ट ये निकल सकता है कि एक एटम के अंदर का मोस्ट ऑफ द स्पेस खाली पड़ा हुआ है, कुछ भी नहीं है वहां पर। एक एटम के अंदर का जो मोस्ट ऑफ द स्पेस है वो है क्या? खाली है, उसके अंदर कुछ भी नहीं है। जैसा यहां पर हम लोग को देखने को मिल रहा है कि एटम के अंदर इतना छोटा सा न्यूक्लियस, इसके अगल बगल का एरिया पूरा खाली पड़ा हुआ है। और ये भी जो पिक्चर है खाली तुमको समझाने के लिए बनाई गई है, एक्चुअल एटम का साइज और उसके न्यूक्लियस का साइज इतना नहीं होता है भाई, मैं तुम लोग को समझाऊंगा, समझना तुम लोग। ठीक, सेकंड क्या है? अ वेरी फ्यू ऑफ देम डिफ्लेक्टेड थ्रू अ स्मॉल एंगल्स। अब बहुत कम, जितने भी अल्फा पार्टिकल्स भेजे गए उनमें से बहुत कम ऐसे अल्फा पार्टिकल्स थे जो एक स्मॉल एंगल से डिफ्लेक्ट हुए। अब ये स्मॉल एंगल से डिफ्लेक्ट क्यों हुए, क्या रीजन है इसका? स्मॉल एंगल से डिफ्लेक्ट होने का रीजन क्या है? तो रीजन इसका यह है कि वहां पर अल्फा पार्टिकल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। अल्फा पार्टिकल क्या होते हैं? अल्फा पार्टिकल्स आर जस्ट हीलियम का न्यूक्लियस। ठीक, हीलियम का न्यूक्लियस, 2 पॉजिटिव का चार्ज है इस बेचारे के ऊपर। ठीक, 2 न्यूट्रॉन 2 प्रोटॉन, एटॉमिक नंबर भी 2 और 2 पॉजिटिव का चार्ज है, यानी कि उसके इलेक्ट्रॉन्स को हम लोगों ने निकाल दिया है। तो इसके ऊपर भी 2 पॉजिटिव का चार्ज है, गोल्ड का जो न्यूक्लियस होगा उसके ऊपर भी पॉजिटिव का चार्ज होगा। तो पॉजिटिव क्या होगा? रिपल्शन, और उसी रिपल्शन की वजह से स्मॉल एंगल से कुछ अल्फा पार्टिकल डिफ्लेक्ट हो गए। ठीक, इसके बाद लास्ट ऑब्जर्वेशन क्या था? वेरी स्मॉल परसेंटेज, मतलब 1 in 20,000 अप्रोक्सीमेटली, हर 20,000 में से एक अल्फा पार्टिकल ऐसा था जो एकदम बैक आ गया। अब वो बैक क्यों आया होगा? मान लो यहां पर मेरे पास अगर एक एटम, मेरे पास ये उसका न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है, ये अगर अल्फा पार्टिकल सीधा न्यूक्लियस के डायरेक्शन में चले जाए तो अब यहां और यहां जाने का तो कोई मतलब ही नहीं रह गया। सीधा ये उसको क्या कर देगा? सीधा उसको रिपेल कर देगा और वो बैक आ जाएगा वापस अल्फा पार्टिकल। तो यही हुआ होगा हर 20,000 में से एक अल्फा पार्टिकल के साथ, कि वो सीधा न्यूक्लियस से टकराने चला गया, सीधा न्यूक्लियस से टकराने चला गया। अब एक पॉइंट तक तो अल्फा पार्टिकल की वेलोसिटी ने उसे आगे जाने दिया होगा, बट जैसे जैसे वो पास पहुंच रहा है वैसे वैसे क्या हो रहा है? जो फोर्स ऑफ रिपल्शन है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन, वो बढ़ता जा रहा है। और एक टाइम ऐसा आया जहां पर वो अल्फा पार्टिकल रुक गया और उसके बाद रिपल्शन की वजह से वो वापस अपने पाथ में वापस चले गया, यानी कि 180 डिग्री से वापस चला गया। ठीक, अब ये कितने के साथ हुआ? हर 20,000 में से सिर्फ एक अल्फा पार्टिकल के साथ ऐसा हुआ। इसका मतलब हम लोग क्या लगा सकते हैं? इसका मतलब हम लोग ये लगा सकते हैं कि जो न्यूक्लियस का वॉल्यूम है, न्यूक्लियस का जो साइज है कंपेयर टू द टोटल साइज ऑफ एटम, वो बहुत ही ज्यादा छोटा है। न्यूक्लियस का जो साइज है कंपेयर टू द साइज ऑफ एटम, वो बहुत ही ज्यादा छोटा है। ये उसके रिजल्ट है जो मैं अभी तुम लोग को समझा रहा था। ये वही चीजें हैं कि पहला जो रिजल्ट आया, उसका पहला रिजल्ट क्या था? कि मोस्ट ऑफ द स्पेस इन एटम इज एम्प्टी। मोस्ट ऑफ द स्पेस इन एटम इज एम्प्टी। एटम का लगभग मोस्ट ऑफ द स्पेस खाली पड़ा हुआ है, उसके अंदर कुछ भी नहीं है, दूर दूर तक कुछ भी नहीं है। ठीक, इसके बाद द एटम कंसिस्ट्स ऑफ अ स्मॉल पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस। पॉजिटिव चार्ज क्यों है इसके ऊपर? क्योंकि इसके पास है क्या? प्रोटॉन्स है। प्रोटॉन की वजह से पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। ठीक, एट द सेंटर ऑफ द एटम, द एटम कंसिस्ट ऑफ अ स्मॉल पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस एट द सेंटर ऑफ द एटम। पूरे एटम के सेंटर पे होता है न्यूक्लियस। ठीक, द इलेक्ट्रॉन्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन द एम्प्टी स्पेस ऑफ द एटम अराउंड द न्यूक्लियस इन कॉन्सेंट्रिक पाथ्स। यानी कि मान लो यहां हमारे पास न्यूक्लियस है,
यहां हमारे पास न्यूक्लियस है। तो ये जो कॉन्सेंट्रिक पाथ्स बना रहा हूं मैं, ये जो कॉन्सेंट्रिक पाथ्स बना रहा हूं, इन पाथ्स में इलेक्ट्रॉन घूम रहे होंगे, इन्हीं पाथ्स में इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग। ये इलेक्ट्रॉन हो गया, 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 इन्हीं कॉन्सेंट्रिक पाथ में। इन सबका सेंटर तो सेम ही है, इन सबका सेंटर तो सेम ही है, द न्यूक्लियस। तो ये क्या हुए, ये कॉन्सेंट्रिक पाथ्स हुए। तो इन्हीं कॉन्सेंट्रिक पाथ्स में इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस, रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस। ठीक, और इन कॉन्सेंट्रिक पाथ को क्या बोला गया, इन कॉन्सेंट्रिक पाथ्स को बोला गया ऑर्बिट्स। इन कॉन्सेंट्रिक पाथ्स को क्या बोला गया, इन कॉन्सेंट्रिक पाथ्स को बोला गया ऑर्बिट्स। ठीक, नाउ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन। इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन करने के लिए कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के नंबर को बराबर कर दो, जो थॉमसन ने भी किया था, ताकि हम लोग तो ये जानते हैं ना कि एटम तो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, तो चार्ज या तो प्रोटॉन पे है, चार्ज या तो इलेक्ट्रॉन पे है, न्यूट्रॉन तो जीरो चार्ज का होता है। तो एक एटम के अंदर जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही उसके पास इलेक्ट्रॉन भी होंगे, ताकि टोटल इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन रहे। ठीक, नाउ what will he say, what did he say about the volume? उन्होंने बोला कि the volume of nucleus is negligible compared to the volume of atom। यहां पर अगर मैं डायमीटर तुम लोग को बताऊं, तुम लोग और अच्छे से समझ पाओगे। अगर मैं तुम लोग को डायमीटर बताऊं, डायमीटर का तुम लोग को रेंज दूं, तो फॉर न्यूक्लियस एंड फॉर एटम। ठीक, न्यूक्लियस के लिए जो डायमीटर का जो रेंज होता है वो लगभग होता है 10⁻⁻8 मीटर्स। डायमीटर का रेंज ये मैं बता रहा हूं 10⁻⁻8 मीटर्स के आसपास का होता है। ऑन दी अदर हैंड अगर मैं एटम का बोलूं तो इट विल बी 10⁻13 मीटर्स। डिफरेंस देखो दोनों में, ये तो डायमीटर है, रेडियस इसका आधा होगा, और रेडियस का जब क्यूब करोगे तो आता है वॉल्यूम। कितने का डिफरेंस है इन दोनों में भाई, इन दोनों में डिफरेंस कितने का है बताओ, 10⁵ टाइम्स का डिफरेंस है। 10⁵ टाइम्स कितना हो गया, 1,00,000 गुने का डिफरेंस है। यानी कि डायमीटर, न्यूक्लियस के डायमीटर का 1,00,000 टाइम्स इज द डायमीटर ऑफ एटम। डिफरेंस देखो कितना बड़ा है भाई। समझ लो कि अगर मैं एक फुटबॉल लूं, अगर मैं एक फुटबॉल लेता हूं, एक फुटबॉल को मैं मान लो, कौन सा शहर का मैं एग्जांपल दूं, अगर एक फुटबॉल को मैं कोलकाता, जैसे कि कोलकाता की बात करते, एक फुटबॉल को मैं कोलकाता के सेंटर पर रखूं ना, तो पूरा कोलकाता इज द एटम और वो फुटबॉल न्यूक्लियस है। बात समझ रहे हो, ये डिफरेंस होता है दोनों के बीच का। वो फुटबॉल इज द न्यूक्लियस एंड द होल कोलकाता इज द एटम। इतना बड़ा एटम है कंपेयर टू द न्यूक्लियस। ये डिफरेंस है 10⁵ टाइम्स का डिफरेंस है दोनों के रेडियस में। वॉल्यूम का डिफरेंस तो फिर छोड़ ही दो, इसका पावर 3 हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं भाई। ये था हमारा रदरफोर्ड, क्या क्या उसके रिजल्ट थे, और उस रिजल्ट के हिसाब से उन्होंने अपना एटॉमिक मॉडल बनाया। तो इस एटॉमिक मॉडल को अगर मैं देखना चाहूं तो इस टाइप से आ जाएगा भाई। देखो कि यहां पर हमारे पास एक सर्कल, ठीक, यहां पर हमारे पास एक दूसरा, यहां पर हमारे पास एक तीसरा, बीच में हमारे पास आ गया उसका न्यूक्लियस। तो अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड ये हमारा एटम है। ठीक, यहां पर उसके न्यूक्लियस है, यहां पर उसके न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस में क्या क्या रहते हैं, न्यूक्लियस में रहते हैं हमारे पास प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स। न्यूट्रॉन्स पे 0 का चार्ज, न्यूट्रॉन पे चार्ज 0। और ये जो कॉन्सेंट्रिक पाथ्स बनाए हैं यहां पर होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, और ये रिवॉल्व कर रहे होते हैं किसके अराउंड, न्यूक्लियस के अराउंड, लाइक सोलर सिस्टम, लाइक सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम की तरह से ही यहां पर भी अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड, ऑब्वियसली रदरफोर्ड के हिसाब से मैं बात कर रहा हूं, मैं अपने हिसाब से कुछ नहीं बोल रहा हूं। दिस इज ऑल अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड। ठीक, तो यहां पर इन ऑर्बिट्स में, इनको क्या बोला जा रहा है, ऑर्बिट्स बोला जा रहा है। इन ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं। ठीक, किसके अराउंड, न्यूक्लियस के अराउंड। एंड उन्होंने एक और चीज बोली कि द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन अ एटम, इन एन एटम। ठीक, इन एन एटम।
एक एटम के अंदर ये चीजें हो रही हैं, ऐसा बताया रदरफोर्ड ने। तो अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड दिस इज द मॉडल, दिस इज द एटॉमिक मॉडल ऑफ रदरफोर्ड। आई थिंक कि यहां तक आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी, ये बड़ी आसान सी चीज थी। हम लोग अभी आगे बढ़ते हैं, ठीक। इसके बाद बारी आई उसके ड्रॉबैक्स की। देखो जब भी ये क्या था, ये पूरा हिस्टोरिकल चीज है कि अलग अलग साइंटिस्ट आए। सबसे पहले माना जाता था कि देखो एटम डिविजिबल हो ही नहीं सकता, एटम को हम लोग फर्दर डिवाइड कर ही नहीं सकते, एटम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट। उसके बाद फिर दूसरे साइंटिस्ट आए, ठीक। उन्होंने फिर कहीं से इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी कर दिया अलग से, फिर उन्होंने कहीं से प्रोटॉन का डिस्कवरी कर दिया अलग से, फिर एक साइंटिस्ट आया उन्होंने न्यूट्रॉन का डिस्कवरी कर दिया अलग से। न्यूट्रॉन के डिस्कवरी होने से पहले एक साइंटिस्ट आया जिन्होंने बोला कि नहीं एटम अब ऐसा नहीं कि एटम स्मॉलेस्ट यूनिट है, एटम के अंदर भी प्रोटॉन हो सकता, एटम के अंदर भी प्रोटॉन है, एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन है, एटम के अंदर न्यूट्रॉन है, ठीक। उसके बाद फिर पहले साइंटिस्ट जो जे थॉमसन है उन्होंने अपना एटॉमिक मॉडल दिया। अब उनके एटॉमिक मॉडल के बेसिस पर कि उनका क्या एटॉमिक मॉडल है, उसकी क्या क्या अच्छी बातें हैं, उसकी क्या क्या ड्रॉबैक्स हैं, उसके बेसिस पर फिर रदरफोर्ड ने अपना एटॉमिक मॉडल दिया। अब जो इनके बाद के साइंटिस्ट है पर्टिकुलरली बोर जो कि इनके ही असिस्टेंट थे, रदरफोर्ड के ही असिस्टेंट थे, उन्होंने क्या किया, इनके एटॉमिक मॉडल को पहले स्टडी किया अच्छे से कि इन्होंने जो अपना एटॉमिक मॉडल दिया है किस बेसिस पर दिया है, इनका बेसिस क्या है। बेसिस समझ में आ गया, एटॉमिक मॉडल समझ में आ गया, तो इनके एटॉमिक मॉडल से हम लोग क्या क्या चीजें एक्सप्लेन नहीं कर सकते। मैं जो एटॉमिक मॉडल बनाऊंगा मैं उन सारी चीजों को एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। तो ऐसे डिस्कवरीज होती हैं एक के बाद एक के बाद एक का जो डिस्कवरी है उसको स्टडी करके, उसके ड्रॉबैक्स को, उसके प्रोज एंड कॉन्स को स्टडी करके फिर अगला आदमी अपना डिस्कवरी पेश करता है, अगला आदमी अपना डिस्कवरी देता है। तो इसीलिए इनके ड्रॉबैक्स को पढ़ना भी उतना ही इंपॉर्टेंट बन जाता है, ठीक है। इनका पहला ड्रॉबैक क्या था, रदरफोर्ड जी का पहला ड्रॉबैक क्या था कि दिस मॉडल वाज नॉट अकॉर्डिंग टू द क्लासिकल थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म प्रपोज्ड बाय मैक्सवेल। अब ये जो क्लासिकल थ्योरी है मैक्सवेल का, ये क्या कहता है, ये ऐसा बोलता है कि कोई भी चार्ज पार्टिकल, ये क्या है हमारा इलेक्ट्रॉन है, दिस इज इलेक्ट्रॉन, ये क्या है इलेक्ट्रॉन। कोई भी चार्ज पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन भी एक चार्ज पार्टिकल है, ठीक। इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन एक न्यूक्लियस के अराउंड एक सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व कर रहा है, एक सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व कर रहा है। अब सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व कर रहा है तो हर मोमेंट पे इसका वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज हो रहा है। वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड भले चेंज ना भी हो रहा हो बट वेलोसिटी का डायरेक्शन तो चेंज हो ही रहा है। डायरेक्शन चेंज भी एक्सेलरेशन होता है, ठीक। तो यानी कि यहां पर जो इलेक्ट्रॉन है वो अगर न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवॉल्व कर रहा है मतलब एक्सेलरेट कर रहा है, बिकॉज इट इज चेंजिंग इज डायरेक्शन कॉन्स्टेंटली, ठीक। तो वो अपने डायरेक्शन को चेंज कर रहा है मतलब वो एक्सेलरेट कर रहा है। अब मैक्सवेल ने क्या बोला था कि कोई भी चार्ज पार्टिकल अगर एक्सेलरेट करेगा तो वो एनर्जी डिसिपेट या एनर्जी एमिट करेगा, वो एनर्जी एमिट करेगा ही करेगा, ठीक। अब ये प्रोटॉन है, ये पॉजिटिव चार्ज यानी कि न्यूक्लियस हुआ हमारा, ठीक। ये हमारा हुआ न्यूक्लियस, पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस, और यहां पर हमारे पास है इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में एक पोटेंशियल एनर्जी का एक बैरियर बना हुआ है। धीरे 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 अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल इसको क्या करना चाहिए, धीरे धीरे अपने एनर्जी रेडिएट करना चाहिए और धीरे धीरे एक स्पाइरल पाथ बनाते हुए एटम के यानी कि न्यूक्लियस के अंदर ही गिर जाना चाहिए इलेक्ट्रॉन को। बट ऐसा होता है क्या, बट ऐसा होता है क्या? अगर ऐसा हो रहा होता तो हम लोग तो एग्जिस्ट ही नहीं करते, हम लोग भी तो एटम से ही बने हुए हैं। हमारे अंदर भी तो एटम्स हैं जिसमें कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं अराउंड द न्यूक्लियस, तो ऐसा तो होता नहीं है। इसी चीज को रदरफोर्ड समझा नहीं पाए, इसी चीज को रदरफोर्ड समझा नहीं पाया कि ऐसा क्यों नहीं हो रहा है, व्हाई एटम इज स्टेबल, ऑल्दो मैक्सवेल का थ्योरी कुछ और सजेस्ट कर रहा है, मैक्सवेल का थ्योरी कुछ और सजेस्ट कर रहा है, बट फिर भी एटम स्टेबल क्यों है, ये चीज को रदरफोर्ड समझा नहीं पाए और ये इनका सबसे बड़ा ड्रॉबैक बना, सबसे बड़ा ड्रॉबैक बना। ही वॉज नॉट एबल टू एक्सप्लेन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। उस टाइम तक हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम आ गया था भाई, जनरली तुम लोग हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम बोर के बाद पढ़ते हो, बट हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का जो पूरा डिटेल है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का जो पूरा डेरिवेशन है उसके फॉर्मूले का,
1 बाय लैम्डा इक्वल्स टू आर समथिंग समथिंग, वो जो पूरा फॉर्मूला है वो रदरफोर्ड के टाइम तक आ गया था। ठीक, रदरफोर्ड के टाइम पे ही आ गया था। तो इस चीज को हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को रदरफोर्ड एक्सप्लेन नहीं कर पाए कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम क्या है। जब हम लोग जब इलेक्ट्रॉन एक पर्टिकुलर ऑर्बिट से दूसरे पर्टिकुलर ऑर्बिट पर जाता है या वापस आता है तो एनर्जी निकालेगा। इस चीज को ये रदरफोर्ड अपने थ्योरी में नहीं दिखा पाए, जिसको आगे चलकर बोर ने अपने थ्योरी में बताया। इस पॉइंट को फिर भी बोर भी नहीं बता पाए। इस वाले पॉइंट का जो रीजन था उसको बोर भी नहीं दे पाए। बट बोर ने एक बहुत अच्छा काम किया। मैं तुम लोग को जब बोर पढ़ाऊंगा तब तुम लोग को समझाऊंगा ये चीज बोर ने किया क्या, इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए बोर ने क्या किया वो मैं तुम लोग को समझाऊंगा। ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। तुम लोग बोर ने क्या किया वो तुम लोग सुनोगे, तुम लोग हंसोगे। ठीक, इस वाले प्रॉब्लम को तो बोर ने बड़े आसानी से समझाया। बोर ने जो भी फॉर्मूले दिए कि इलेक्ट्रॉन के जंपिंग को से रिलेटेड जितना भी फॉर्मूले दिए बोर ने, उसके थ्रू हम लोग हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को बड़े आसानी से समझा सकते हैं। बट रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल से हम लोग हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को समझा नहीं पा रहे हैं। ठीक, तो ये था पूरा रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल, उनके ड्रॉबैक्स। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी। बोर्ड तक आने से पहले भी कुछ थ्योरीज हैं जिसको हम लोग को पढ़ना जरूरी है, तो हम लोग वही पढ़ते हैं। तो पहला थ्योरी इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती क्या है? ठीक, जो सन से जो लाइट्स आती है हम तक, सन से बड़ी सारी तरह की रेज हम लोग तक आती हैं। हम लोग मान लो किसी पर्टिकुलर चीज को देख पा रहे हैं, उसके कलर को ऑब्जर्व कर पा रहे हैं। ये जितनी भी चीजें हैं ये सारी की सारी तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ही है ना। हम लोग जो ऑडियो सिग्नल रिसीव कर पाते हैं, वीडियो सिग्नल रिसीव कर पाते हैं, इधर उधर से कम्युनिकेशन कर पाते हैं, वो सारी चीजें क्या है? वो सारी चीजें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं। साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती क्या है कि दी ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक फील्ड, ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड आर कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। कुछ इस तरह की यहां पर तुम लोग पिक्चर में देख पा रहे हो, ये जो तुम्हारी ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड्स हैं, दीज आर दी ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड्स। इसको हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं, दिस इज आर ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। एंड जो ये है ब्लू वाला, ये है ऑसिलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। ठीक, ये है ऑसिलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। यहां से अगर हम लोग तीन इस तरीके से परपेंडिकुलर बनाएं, एक इस तरफ और एक इस तरफ, ये देख रहे हो, तीन मैंने यहां से बना दिए। मैं दूसरे कलर से बनाता हूं, तुम लोग को और अच्छे समझ में आएगा। ठीक, यहां पर देखो, ये एक एक्सिस हो गया, ठीक, ये दूसरा एक्सिस हो गया और ये तीसरा एक्सिस हो गया। तो देख पा रहे हो तुम लोग, इन एक्सिस पर अलग अलग चीजें हैं। जैसे कि यहां पर इस वाली पर्टिकुलर चीज पे, यहां पर ये वाला जो पर्टिकुलर एक्सिस है, ये देख रहे हो क्या है? ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन है। दिस इज डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन, डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन, दिस इज डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव, यानी कि वेव जिस डायरेक्शन में जा रही है ये उसको दिखा रहा है, ये वाला एक्सिस। फिर ये वाला जो एक्सिस है, ये वाले एक्सिस पे क्या है? ये वाले एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड है। ये वाले एक्सिस पे क्या है? इस वाले एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड है, यानी कि बी। एंड ये वाला जो एक्सिस है, ये वाला एक्सिस, इस वाले एक्सिस पे है इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि ई। तो यहां से तुम लोग देख पा रहे हो कि बोथ मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक फील्ड आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर एंड ऑल्सो परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन, यही हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है। कोई सा भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हो वो ऐसा ही होता है। वो तुम कॉस्मिक वेव्स ले लो, तुम गामा रेज ले लो, तुम एक्स रेज ले लो, तुम ऑडियो वेव्स ले लो, तुम वीडियो वेव्स ले लो, तुम माइक्रोवेव्स ले लो, तुम विजिबल रेज ले लो, वो सारी की सारी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं इसी तरीके से दिखती हैं। चेंज क्या है? खाली ये जो एम्पलीट्यूड है, एम्पलीट्यूड का चेंज होता है अलग अलग वेव्स में। ये जो इनका एम्पलीट्यूड बना हुआ है यहां से यहां तक का चेंज इसमें आता है, बाकी हर एक वेव्स इसी तरह की दिखती हैं, चेंज आता है सिर्फ इस एम्पलीट्यूड में। ठीक,
तो क्या है, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर एंड ऑल्सो परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन, जो हम लोगों ने यहां पर अभी देखा। क्लियर। इसके बाद अब ये जो वेव्स है, जैसे कि हम लोगों ने देखा सन से हमारे तक पहुंचती हैं, क्या सन से हमारे तक पहुंचने के लिए किसी मीडियम का रिक्वायरमेंट होता है इन लोग को? इन वेव्स को सन से हमारे तक यानी कि अर्थ तक आने के लिए डू दे रिक्वायर एनी मीडियम? नो, इनको कोई मीडियम का जरूरत नहीं पड़ता। तो दे डू नॉट रिक्वायर एनी मीडियम टू ट्रैवल, डिस्पाइट जो हमारी ट्रांसवर्स वेव्स होती हैं, जैसे कि साउंड वेव्स होती हैं, आप वैक्यूम में साउंड वेव्स नहीं ट्रैवल कर सकती, आप सुन नहीं पाओगे किसी की भी आवाज अगर वैक्यूम है तो। बट ये जो ईएम वेव्स हैं, ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, इनको किसी मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती ट्रैवल करने के लिए। ठीक, द स्पीड ऑफ ईएम वेव्स इज इक्वल टू द स्पीड ऑफ लाइट। लाइट इटसेल्फ इज अ ईएम वेव। विजिबल लाइट जो तुम लोग देखते हो वो भी तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ही है, तो स्पीड ऑफ लाइट ईएम वेव्स तो सेम ही है, तो इसका जो स्पीड है वो उसके बराबर है। होता कितना है भाई स्पीड ऑफ लाइट? ये होता है 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड। दिस इज द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एज वेल एज द स्पीड ऑफ लाइट। यहां तक तो हम लोगों ने देखा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हैं, उसकी स्पीड की कोई मीडियम नहीं चाहिए, इनको एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, साथ ही साथ डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन के भी परपेंडिकुलर हैं। होती क्या है, ऑसिलेटिंग एंड इलेक्ट्रिक फील्ड्स होती हैं ये। इसके बाद ईएम वेव थ्योरी जो था, इस थ्योरी के टाइम में एक पोस्टुलेट दिया गया। ये पोस्टुलेट क्या है, इसको जरा ध्यान से देखो। अकॉर्डिंग टू दिस पोस्टुलेट पर्टिकुलरली, ऑल द मटीरियल्स, जितने भी मटीरियल्स हैं, ऑल द मटीरियल्स एब्जॉर्ब्स एंड एमिट्स एनर्जी इन फॉर्म ऑफ ईएम वेव्स इन अ कंटिन्यूअस मैनर। एक एक पॉइंट को समझते हैं, इस पूरे स्टेटमेंट के एक एक लेटर को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। देखो, ऑल द मटेरियल, जितने भी मटेरियल हैं, अगर कोई ईएम वेव्स आ रही हैं, कोई ईएम वेव्स उससे टकरा रही है उस पर्टिकुलर मटेरियल से, तो वो उन ईएम वेव्स, उन पर्टिकुलर ईएम वेव्स को अब्सॉर्ब कर सकते हैं। ठीक। दूसरी चीज, जैसे कि हम लोग मान लो ये वाली पर्टिकुलर टी शर्ट तुम लोग कैसी दिख रही है, ग्रे दिख रही है, इस पे लोगो कैसा दिख रहा है, ब्लू एंड व्हाइट दिख रहा है। क्यों दिख रहा है? क्योंकि ये उन्हीं फ्रीक्वेंसीज को, उन्हीं वेवलेंथ्स को, उन्हीं रेडिएशंस को ये एमिट कर रहे हैं। ये जो है ये ग्रे रेडिएशन को एमिट कर रहा होगा, या फिर उन पर्टिकुलर कलर्स को वेव एमिट कर रहा होगा, जिससे मिलकर ये ग्रे दिखाई दे रहा है। ठीक। ये जो है ब्लू कलर को, ब्लू कलर की रेडिएशन को ये एमिट कर रहा है, ये व्हाइट कलर की रेडिएशन को एमिट कर रहा है। तो हर एक चीज, हर एक मटेरियल अब्सॉर्ब और एमिट दोनों कर सकता है। बट एब्सॉर्ब करेगा या एमिट करेगा तो किस फॉर्म में करेगा? हमेशा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की फॉर्म में करेगा। इवन मान लो आपके पास लोहे का एक रॉड है, आपने उसको बहुत देर तक गर्म किया, 1000-2000 केल्विन तक आपने उसको गर्म कर दिया। धीरे धीरे उसका कलर क्या हो जाएगा? धीरे धीरे उसका कलर रेड होगा, रेड से थोड़ा येलोइश जाएगा, फिर इतना ब्राइट हो जाएगा कि आप लोग को व्हाइट लगेगा। यही होगा। तो ये जितना, अब वो सारा तो वो एनर्जी ही रेडिएट कर रहा है, इट इज रेडिएटिंग एनर्जी। एनर्जी किस फॉर्म में रेडिएट कर रहा है? ऑल दी एनर्जी दैट पर्टिकुलर आयरन रॉड इज रेडिएटिंग इज इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो कुछ भी मटेरियल हो, वो एनर्जी अब्सॉर्ब करेगा या रेडिएट करेगा इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। यहां तक तो आई थिंक सारी चीजें क्लियर हो गई हो। लास्ट एक इसका पॉइंट है, लास्ट एक इसका चीज है, इन्होंने बोला है इन अ कंटिन्यूअस मैनर। अब इस पर्टिकुलर वर्ड का क्या मतलब है? ये जो कंटिन्यूअस मैनर वाला चीज मैंने बोला, इस पर्टिकुलर चीज का मतलब क्या है? व्हाट इज कंटिन्यूअस मैनर? इसको हम लोग एक बार अच्छे से समझते हैं। देखो, कंटिन्यूअस मैनर है, दो तरीके के मैनर होते हैं जिस पर्टिकुलर मैनर में कोई भी कंपाउंड, कोई भी मटेरियल एनर्जी अब्सॉर्ब या एमिट करता है। एक होता है हमारा कंटिन्यूअस, एक होता है जिसको बोलते हैं हम लोग कंटिन्यूअस मैनर, और एक होता है डिस्क्रीट मैनर। डिस्क्रीट मैनर, दो तरीके के मैनर होते हैं जिस पर्टिकुलर मैनर में कोई भी मटेरियल किसी भी एनर्जी को इन फॉर्म ऑफ ईएम वेव्स
अब्जॉर्ब या एमिट करता है, एक कंटिन्यूअस मैनर, एक डिस्क्रीट मैनर। ये दोनों चीजें क्या है, ये दोनों चीजें क्या है, इसको एक एग्जांपल से समझाने की मैं कोशिश करता हूं। मान लो तुम किसी पौधे को पानी दे रहे हो, अच्छा काम है भाई, पौधे को पानी दिया करो, ठीक है। किसी पौधे को तुम लोग पानी दे रहे हो, तुम लोग क्या करो, तुम लोग के पास एक पाइप है, ठीक, तुम लोग के पास एक पाइप है, पाइप से डायरेक्टली तुम्हारे पास पौधा जो है, इसको डायरेक्टली तुम लोग पानी दे रहे हो। ये पौधा है तुम्हारे पास, इसको डायरेक्टली तुम लोग पाइप से पानी दे रहे हो इस तरीके से, ठीक, ये पानी तुम लोग दे रहे हो, तो ये कहलाएगा कंटिन्यूअस मैनर, क्योंकि पानी डायरेक्टली, पानी का हर एक मॉलिक्यूल यहां पर इसके पर्टिकुलर पौधे को जाके लग रहा है, आप इसको कंटिन्यूअस मैनर में पानी दे रहे हो। दूसरा मैनर, दोनों में अभी समझ में नहीं आएगा कंटिन्यूअस मैनर तुम लोग को, डिस्क्रीट मैनर समझाऊंगा तब दोनों के बीच में डिफरेंस तुम लोग को क्लियर हो जाएगा, ठीक। डिस्क्रीट मैनर में वही क्या कर रहे हो तुम लोग, डिस्क्रीट मैनर में एक चेंज हो जाएगा कि जो तुम्हारा पौधा है, तुम लोग उसको पानी दे रहे हो, और ये पाइप से जो पानी निकल रहा है, ये छोटे छोटे पैकेट्स में निकल रहा है, छोटे छोटे पैकेट्स ऑफ वाटर में निकल रहा है, इस तरीके से। दीज आर द स्मॉल पैकेट्स ऑफ वाटर, इस तरीके से, स्मॉल पैकेट्स ऑफ वाटर। तो इसी स्मॉल पैकेट्स ऑफ वाटर में हर एक पैकेट ऑफ वाटर, हर एक पैकेट में कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ वाटर होता होगा, वो पैकेट बाय पैकेट जा रहा है, वो पैकेट बाय पैकेट जा रहा है, तो उसको हम लोग कह रहे हैं डिस्क्रीट मैनर, ठीक। ऑन दी अदर हैंड, जब हम लोग कंटिन्यूअसली पानी, यहां पर कोई पैकेट नहीं है, कंटिन्यूअसली आप लोग पानी दे रहे हो वाटर को, तो इसको हम लोग बोलते हैं कंटिन्यूअस मैनर। ये है दोनों में डिफरेंस। हमारे पास वही चीज था, वही एनर्जी था, तो हम लोग उसको एनर्जी, डायरेक्ट एनर्जी के फॉर्म में ले रहे हैं, डायरेक्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, कंटिन्यूअस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के फॉर्म में ले रहे हैं, और दूसरी तरफ आप उसी को डिस्क्रीट मैनर में जब दे रहे हो, यानी कि उन्हीं एनर्जी के अपने छोटे छोटे बंडल्स बना लिए, उसी एनर्जी के छोटे छोटे पैकेट्स बना लिए, और पैकेट फॉर्म में अगर आप दे रहे हो तो उसको हम लोग बोलते हैं डिस्क्रीट मैनर, ठीक। और कंटिन्यूअस, ये हो गया कंटिन्यूअस पार्ट, ठीक। ये दोनों में डिफरेंस है, कंटिन्यूअस एंड डिस्क्रीट में। इसी तरीके से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में क्या बोला गया है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में, वेव थ्योरी में बोला गया है कि कोई भी कंपाउंड अगर एनर्जी एमिट कर रहा है या अब्सॉर्ब कर रहा है, तो वो हमेशा कंटिन्यूअस मैनर में ही होगा, वो डिस्क्रीट फॉर्म में नहीं हो सकता। इट कैन नॉट बी इन डिस्क्रीट फॉर्म, इट हैज टू बी, इट विल बी इन कंटिन्यूअस फॉर्म ओनली, कंटिन्यूअस मैनर ओनली। अब आगे हम लोग देखेंगे कि यही जो कंटिन्यूअस मैनर वाला जो टर्म था, यही टर्म इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी का एक ड्रॉबैक बन गया है। कंटिन्यूअस मैनर वाला जो पार्ट था, कंटिन्यूअस मैनर वाला जो वर्ड था, यही इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी का एक ड्रॉबैक बन गया है। कैसे, वो हम लोग देखते हैं, ठीक। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव देखेंगे हम लोग, उस चीज को, ड्रॉबैक वाली बात बोली उसको हम लोग देखेंगे, पहले हम लोग इसको तो पढ़ लेते हैं, लास्ट में देखेंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इस तरह की होती है, वो जो ऑसिलेशन वाला पार्ट था उसकी जगह मैंने पर्टिकुलर वेव्स यहां पर दिखाया तुम लोग को। यहां पर देखो, ये वेव्स इस तरह से दिखती हैं। और वेव्स के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं अपने अपने। पहला कैरेक्टरिस्टिक इज वेवलेंथ। अब नाम से ही जैसे पता चल रहा है, ये क्या है, एक पर्टिकुलर वेव की वेवलेंथ है। बट आप के पास एक पर्टिकुलर वेव है, ये आप डिसाइड कैसे करोगे? एक पर्टिकुलर वेव को कहां से कहां तक आप लेके चलते हो, कैसे डिसाइड करोगे कि यहां पर एक वेव खत्म हो गई है? तो वो हम लोग करते हैं, इट इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव क्रेस्ट और ट्रफ्स। तो ये वाला जो पार्ट है यहां पर, ये जो टॉप वाला पार्ट है इसका जो टॉप वाला पार्ट है, इसको हम लोग बोलते हैं क्रेस्ट। ये जो इसका टॉप वाला पार्ट है, इसको हम लोग बोलते हैं क्रेस्ट। और ये जो इसका बॉटम वाला पार्ट है, इसको हम लोग बोलते हैं ट्रफ। ठीक, तो इसने क्या बोला है कि इट इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव क्रेस्ट और टू कॉन्जिक्यूटिव ट्रफ्स। तो टू कॉन्जिक्यूटिव यानी कि ये क्रेस्ट आया, दूसरा क्रेस्ट यहां पर आया, तो इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, यही हमारा वेवलेंथ है। इसको दिखाते कैसे हैं? इसको दिखाया जाता है इस तरीके से, लैम्बडा से। एक ग्रीक लेटर है, ग्रीक जैसे इंग्लिश में आपके पास ABCD होते हैं Z तक, वैसे ही ग्रीक और लैटिन में भी होते हैं। तो ये पर्टिकुलर ग्रीक लेटर है, एक लैम्बडा बोलते हैं इसको। ठीक, तो यहां से यहां तक के डिस्टेंस को ही हम लोग
लैम्डा बोल रहे हैं, और यहां से यहां तक को ही हम लोग एक कंप्लीट वेव मान के चलते हैं। या फिर आप ट्रफ ले लो, यहां से लेकर यहां तक ये जो डिस्टेंस है ये हमारा लैम्डा है, यानी कि एक वेव की लेंथ, वेवलेंथ। ठीक, दिस इज दी वेवलेंथ और दिस इज दी वेवलेंथ। अब लेंथ है, लेंथ को हम लोग नापते कैसे हैं भाई? यूनिट क्या होती है लेंथ की? लेंथ की यूनिट तो आप लोग जानते हो, यूनिट्स होती है इसकी मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर। ठीक, बट ये तो हम लोग अपने लिए डिसाइड, अपने लिए यूज करते हैं ना भाई, मिलीमीटर, सेंटीमीटर और मीटर। बट ये वेव्स तो बड़ी छोटी छोटी वेव्स हैं। एक वेव की वेवलेंथ बहुत छोटी होती होगी, मीटर के रेंज की थोड़ी ना होगी भाई। मीटर के रेंज की भी हो सकती है, आप बोलेंगे सर मीटर के रेंज की भी तो हो सकती है, हाँ होती है, बट ये आपके 10 टू द पावर -10, 10 टू द पावर -12 मीटर के रेंज की भी हो सकती हैं। वेवलेंथ बहुत अलग अलग तरीके की होती है, आगे आएगा वो भी। तो यहां पर इसकी यूनिट्स में कुछ और भी हम लोग टर्म्स ऐड करते हैं, विच इज लेट्स से 1 एंगस्ट्रॉन। इसका मतलब क्या है? दिस इज 10 टू द पावर -10 मीटर। 1 नैनोमीटर, दिस इज व्हाट? दिस इज 10 टू द पावर -9 मीटर। ठीक, इसी तरीके से 1 पिकोमीटर, पिकोमीटर इज व्हाट? 10 टू द पावर -12 मीटर। तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, ये सारी चीजें, यही सारे यूनिट्स ही यूज किए जाएंगे एक वेव के लिए, यही सारी यूनिट्स यूज किए जाते हैं वेव्स के लिए। तो ये सारी यूनिट्स को मीटर में कैसे चेंज किया जाए, क्योंकि मीटर ऐसा यूनिट है, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद फ्रीक्वेंसी, नेक्स्ट इज फ्रीक्वेंसी। नाउ फ्रीक्वेंसी क्या है भाई? तो फ्रीक्वेंसी इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू अ पॉइंट इन 1 सेकेंड। कितनी वेव्स, कितनी, एक पर्टिकुलर, मान लो एक पॉइंट मैंने दिखा, ये पॉइंट है मेरे पास, यहां से वेव्स आ रही हैं, तो एक पर्टिकुलर, इस पर्टिकुलर पॉइंट से, इस पर्टिकुलर पॉइंट से एक पर्टिकुलर सेकेंड में कितनी वेव्स पास कर सकती हैं, उसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। ठीक, अब फ्रीक्वेंसी को देखे कैसे? जैसे कि यहां पर देख रहे हो तुम लोग, अगर मैं ये टाइप की वेव्स को गुजार रहा हूं इस पर्टिकुलर पॉइंट से, तो एक पर्टिकुलर यूनिट टाइम में ये वेव्स तो ज्यादा है, ये वेव्स तो ज्यादा पास कर जाएंगी, जबकि ये वाली जो वेव्स हैं ये तो कम पास कर पाएंगी। दैट मीन्स मैं बोल सकता हूं कि इन वेव्स का फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, इन वेव्स का फ्रीक्वेंसी कम है। बट यहां पर देख पा रहे हो तुम लोग, इनका वेवलेंथ शॉर्ट है, इनका वेवलेंथ हाई है। ठीक, फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ का रिलेशन एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक, फ्रीक्वेंसी इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू अ पॉइंट इन 1 सेकेंड। तो नंबर इन 1 सेकेंड, ठीक, सीधा सीधा क्या हो गया? नंबर ऑफ वेव्स इन 1 सेकेंड। ठीक, तो अब इसका यूनिट अगर मैं डिफाइन करना चाहूं, सबसे पहले इसको लिखते कैसे, इसको दिखाते हैं हम लोग इस तरीके से, न्यू, अजीब सा वी बना दो, अजीब सा वी बना दो। ठीक, ऐसा वी, इसको प्रोनाउंस करते हैं न्यू से, न्यू, NU, न्यू। ठीक, ये इसको दिखाने का तरीका। यूनिट्स की बात करें, इसकी यूनिट्स क्या हो जाएंगी? तो इसकी यूनिट्स हो जाती है भाई, नंबर पर सेकेंड है, तो नंबर का तो कोई यूनिट होता नहीं है, तो सीधा सीधा इसको बोल सकते हैं आप लोग पर सेकेंड। ठीक, एंड हेनरी हर्ट्ज के सम्मान में फ्रीक्वेंसी की यूनिट को हम लोग हर्ट्ज भी बोलते हैं। ठीक, तो पर सेकेंड या हर्ट्ज बोथ आर द सेम थिंग। ठीक, और एक और चीज यहां पर मैंने बताई, यहां पर मैं तुम लोग को बताया कि फ्रीक्वेंसी जो है, फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ आपस में एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। वेवलेंथ एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, यानी कि न्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। ठीक, न्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। ठीक है भाई, इसको देखेंगे आगे दोबारा से। नेक्स्ट वी हैव वेव नंबर, नेक्स्ट वी हैव वेव नंबर। वेव नंबर क्या है? नंबर ऑफ वेव्स इन 1 यूनिट लेंथ। आपने एक यूनिट लेंथ डिफाइन कर दी है, उस यूनिट लेंथ में कितनी वेव्स हैं, उस यूनिट लेंथ में कितनी वेव्स हैं। तो इसको हम लोग दिखाते हैं न्यू के ऊपर बार से। ठीक, इसको दिखाया जाता है न्यू के ऊपर बार से। दिस इज पर्टिकुलरली इक्वल टू, न्यू के ऊपर बार जो है, दिस इज पर्टिकुलरली इक्वल टू 1/λ। दिस इज इक्वल टू 1/λ, यानी कि एक यूनिट लेंथ में कितनी वेव्स हैं, उसको वेव लेंथ से, यूनिट लेंथ ले लिया यहां पर 1 और उसको वेवलेंथ से डिवाइड कर दो, आपके आ जाएंगी नंबर ऑफ वेव्स। नंबर ऑफ वेव्स ही तो पूछ रहा है ये, तो आपने एक यूनिट लेंथ ले ली, उसको डिवाइड कर दिया वेवलेंथ से,
एक यूनिट लेंथ डिवाइडेड बाय एक वेव की लेंथ, तो आपकी नंबर ऑफ वेव्स आ जाएंगी, वही किया यहां पर। ठीक, तो वेव नंबर इज इक्वल्स टू 1 बाय लैम्डा, इट इज डिनोटेड बाय न्यू पे बार। अब इसका यूनिट क्या हो जाएगा भाई, 1 अपॉन लैम्डा किया हुआ है, लैम्डा यानी कि वेवलेंथ का यूनिट क्या है, मीटर, तो इसका क्या हो जाएगा, मीटर इनवर्स, सेंटीमीटर इनवर्स, मिलीमीटर इनवर्स, मीटर इनवर्स, सेंटीमीटर इनवर्स एटसेट्रा। ये हो जाएगा इसका यूनिट्स। इजी, अभी तक तो मेरे ख्याल से कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए इस पूरे में। आगे बढ़ते हैं भाई। नाउ आगे क्या है, वेलोसिटी। वेलोसिटी हम लोगों ने पहले भी देखी थी कि स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होती है, इट इज इक्वल टू द स्पीड ऑफ लाइट। ठीक, एक और चीज यहां पर देखते हैं हम लोग कि मान लो यहां पर हमारे पास है फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी ले रहा हूं, फ्रीक्वेंसी का यूनिट क्या था भाई, फ्रीक्वेंसी का यूनिट था सेकेंड इनवर्स। ठीक, यहां पर मैं एक और चीज ले लेता हूं, लैम्डा यानी कि वेवलेंथ। वेवलेंथ का यूनिट क्या था भाई, वेवलेंथ का यूनिट था मीटर। दोनों को अगर मैं मल्टीप्लाई करूं, यानी कि न्यू और लैम्डा को आपस में मल्टीप्लाई करूं, तो क्या बन जाएगा, सेकेंड इनवर्स मीटर, और इसको मैं लिख सकता हूं मीटर पर सेकेंड, मीटर सेकेंड इनवर्स मीटर पर सेकेंड। तो ये चीज समझ में आया, मीटर पर सेकेंड डायमेंशंस न्यू लैम्डा। ठीक, तो ये वाला जो इससे पहले मैंने तुम लोग को रिलेशन बताया था, यहां पे भी वही चीज से हम लोग स्टार्ट करेंगे। ये जो रिलेशन मैंने बताया था तुम लोग को कि जो न्यू है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है वेवलेंथ के, इसको अगर मैं थोड़ा सा इधर उधर करूं तो न्यू इनटू वेवलेंथ इज इक्वल टू अ कांस्टेंट, इज इक्वल टू अ कांस्टेंट। अब ये जो कांस्टेंट आता है यही आता है स्पीड, यही आता है स्पीड या वेलोसिटी। एंड हम लोग जानते हैं जितनी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं उन सबका जो स्पीड है वो स्पीड ऑफ लाइट के बराबर ही होता है, और स्पीड ऑफ लाइट तो एक कांस्टेंट चीज है भाई, तो इसीलिए वो कांस्टेंट हो जाएगा। तो न्यू इनटू लैम्डा इज अ कांस्टेंट विच इज सी। यहां पर इन सारी चीजों को अगर डिफाइन किया जाए तो ये आ जाएगा हमारा, ये क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन, ये क्या है, ये है वेवलेंथ, और ये क्या है, स्पीड ऑफ लाइट, यानी कि कितना, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये आ गया हमारा एक फॉर्मूला, फ्रीक्वेंसी इंटू लैम्डा इक्वल्स टू सी, स्पीड ऑफ लाइट। ठीक, अब यहां से तुम लोग अलग अलग रिलेशन बना सकते हो, जैसे कि तुम लोग ये भी बना सकते हो कि न्यू इक्वल्स टू सी बाय लैम्डा और लैम्डा इक्वल्स टू सी बाय न्यू। तुम लोग इनमें से कोई सा भी रिलेशन बना सकते हो, बात तो वही है। ठीक, इनको यूज कर सकते हो तुम लोग। अगर तुम लोग को लैम्डा गिवन है तो तुम लोग फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए यूज कर सकते हो, अगर तुम लोग को फ्रीक्वेंसी गिवन है तो तुम लोग वेवलेंथ निकालने के लिए यूज कर सकते हो। अलग अलग फॉर्मूले यहीं से बनाओ। क्लियर, इजी। आगे बढ़े हम लोग, तो आगे ये है हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम क्या होता है, जब हम लोग एक पर्टिकुलर पर्दे पे हम लोग बहुत सारी वेव्स को देखते हैं और उनका एक चार्ट बनाते हैं, तो उसी को स्पेक्ट्रम बोलते हैं। अब यहां पर वही चीज है। ठीक, सबसे पहले यहां पर हाईएस्ट वेवलेंथ से स्टार्ट किया है, हाईएस्ट वेवलेंथ है, लोएस्ट फ्रीक्वेंसी से यहां पर स्टार्ट किया गया है। हाईएस्ट वेवलेंथ रेडियो वेव्स, वेवलेंथ का रेंज क्या है, 10⁻+3, 10⁻+3 का रेंज है वेवलेंथ का, 10⁻+3 यानी कि 1000 मीटर, इतना बड़ा वेवलेंथ है, यानी कि किसी पर्टिकुलर बिल्डिंग के हिसाब का हो सकता है ये। ठीक, इतनी बड़ी बड़ी वेवलेंथ भी होते हैं जैसा मैंने बताया था। ठीक, ये रेडियो वेव्स, देन माइक्रोवेव्स का जो वेवलेंथ है 10⁻⁻2 मीटर, देन उसके बाद इंफ्रारेड वो वेव्स होती हैं जो आपको हीटिंग फील कराती है। देन उसके बाद विजिबल में आ जाएगा आपका, विजिबल में क्या क्या आता है भाई, विजिबल, विबग्योर, वेवलेंथ सबसे ज्यादा आर का, विबग्योर ये हो गया, जिसमें कि सबसे ज्यादा वेवलेंथ आर का, वेवलेंथ सबसे ज्यादा, फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ में क्या था भाई वो, और
वेवलेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, तो वेवलेंथ ज्यादा तो फ्रीक्वेंसी कम, तो रेड का वेवलेंथ ज्यादा है बट फ्रीक्वेंसी कम है। इसी तरीके से वी वॉयलेट, वॉयलेट का फ्रीक्वेंसी ज्यादा है बट वेवलेंथ कम है, ये हो जाएगा आपका विजिबल। देन उसके बाद अल्ट्रा वॉयलेट यूवीज, यूवी रेज, देन उसके बाद एक्स रेज, देन गामा रेज, और इसके बाद भी आता है कॉस्मिक रेज। बट हमारा जो अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है कॉस्मिक रेज को अर्थ के अंदर तक घुसने से रोक देता है भाई। गामा रेज को भी रोक दिया जाता है, बट अभी तुम लोग देख रहे हो कि जो ओजोन लेयर है उसमें छेद होता जा रहा है, तो गामा रेज आ सकती हैं भाई, ध्यान रखो। ठीक, तो ये है हमारा पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव स्पेक्ट्रम, और ये ध्यान रखना। ठीक, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव स्पेक्ट्रम में क्या देख रहे हो कि जैसे जैसे वेवलेंथ घट रहा है फ्रीक्वेंसी बढ़ रहा है, यानी कि वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी का एक दूसरे से ऑपोजिट रिलेशन, एक दूसरे से इनवर्स रिलेशन है। आप वेवलेंथ बढ़ाओगे तो फ्रीक्वेंसी अपने आप ही घट जाएगा। दोनों किस चीज के बराबर है? दोनों है आपके स्पीड ऑफ लाइट के बराबर, दोनों का मल्टीप्लिकेशन। तो अगर आप इसको बढ़ाते हो तो ये कम हो जाएगा, ताकि ओवरऑल आप कांस्टेंट को मेंटेन कर सको। क्लियर? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। ठीक, अब हमारे पास है फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऑफ वेवलेंथ 5800 एंगस्ट्रॉन, कैलकुलेट वेव नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी, वेव नंबर एंड फ्रीक्वेंसी। ये यहां पर एंगस्ट्रॉन बताओ, ए बना के छोड़ दिया यार, क्या बोलूं मैं यार, थक गया मैं तो फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऑफ वेवलेंथ इतना दे रखा है, यानी कि लैम्डा की वैल्यू हमें दे रखी है भाई, लैम्डा इज 5800 एंगस्ट्रॉन। ठीक, यहां पर सॉल्यूशन लिखता हूं, आप इसको चाहो तो चेंज कर सकते हो, क्या हो जाएगा 5800 इंटू 10 टू द पावर -10 मीटर्स, ऐसे चेंज कर सकते हो। इसके बाद कैलकुलेट वेव नंबर एंड फ्रीक्वेंसी बोला है, कैलकुलेट वेव नंबर एंड फ्रीक्वेंसी बोला है। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है भाई? हमारे पास फॉर्मूला होता है कि लैम्डा इंटू न्यू इक्वल्स टू सी, ये हमारे पास है फॉर्मूला। ठीक, यहां से आप क्या निकाल सकते हो? फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हो। आप वेव नंबर कैसे निकालोगे? वेव नंबर ये होता है ना वेव नंबर भाई, दिस इज वेव नंबर, दिस इज इक्वल्स टू 1 बाय लैम्डा। यहां से आप वेव नंबर निकाल सकते हो। कैसे निकालते हैं देखते हैं भाई। तो पहले तो वेव नंबर निकाल के देखते हैं। वेव नंबर कैसे निकालें कि वेव नंबर इज इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाय 5800 इंटू 10 टू द पावर -10, ये आ गया, यहां से आ गया आपका वेव नंबर। इसको थोड़ा सा इधर उधर करोगे तो ये आ जाएगा 10 टू द पावर +10 डिवाइडेड बाय 5800। ठीक, यूनिट क्या ली थी यहां पर हम लोगों ने? मीटर, तो ये क्या हो जाएगा? यूनिट हो जाएगा इसका मीटर इनवर्स पर मीटर। ये आ गया आपका वेव नंबर। सॉल्व करके इसको निकाल लेना भाई आंसर, सॉल्व तो कर ही सकते हो ना भाई। ठीक, इसके बाद हमें क्या पूछा? इसके बाद हमें पूछा है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी निकालना भी अगेन आसान है, आपको लैम्डा दे रखा है, आपको न्यू निकालना है, तो न्यू इज इक्वल्स टू सी डिवाइडेड बाय लैम्डा। तो यहां से न्यू निकालेंगे, सी कितना हो जाएगा? सी हमारा 3 इंटू 10 टू द पावर 8 डिवाइडेड बाय लैम्डा कितना हो गया? 5800 इंटू 10 टू द पावर 00, ठीक से नहीं बने, इंटू 10 टू द पावर -10। सॉल्व करोगे इसको, कितना हो जाएगा भाई? ये हो जाएगा आपका 3 डिवाइडेड बाय 5800, ऊपर चले जाएगा आपका -10 + 10 हो जाएगा 10 टू द पावर 18 हो जाएगा। ये सॉल्व करके जो भी आंसर आए हर्ट्ज या और सेकेंड इनवर्स, ये आपका हो जाएगा फ्रीक्वेंसी। ठीक, सॉल्व तो अब इसके बाद कर ही सकते हो, पूरा तो मैं सॉल्व करके दिखाऊंगा नहीं, थोड़ा तो तुम लोग भी करोगे, तो इसके बाद का पार्ट तुम लोग खुद से सॉल्व कर लेना भाई, इजी, ज़्यादा तो मुश्किल है नहीं इसमें। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन आसान सा क्वेश्चन था। आई थिंक तुम लोग को अच्छे से समझ आ गया होगा कि कैसे आप लोग को अगर एक चीज़ दी हो, ये फॉर्मूला आपके पास है, आपको कोई सी भी एक चीज़ दी है तो आप दूसरी चीज़ निकाल सकते हैं, क्योंकि सी का वैल्यू हम लोग को पता है। वेव नंबर आप लोग निकाल सकते हो 1 बाय लैम्डा करके, ईजी है। ठीक, आगे बढ़ते हैं भाई। आगे है लिमिटेशन, आगे है इसी का लिमिटेशन। जो मैंने बात कही थी तुम लोग को स्टार्टिंग में, ये वाली जो मैंने बात बोली थी, जो कंटिन्यूअस मैनर वाला चीज इसने बोला, जो कंटिन्यूअस मैनर वाला इसने चीज बोला है, यही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी का एक लिमिटेशन बन जाएगा, देख लेना आगे। यही जो कंटिन्यूअस मैनर है, यही दिक्कत है यहां पर। ठीक, ये रहा।
अब क्या होता है कि सम ऑफ द एक्सपेरिमेंटल फिनोमिना सच एज रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन, इंटरफेरेंस, इवन डिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन भी जो तुम लोग पढ़ते हो, जितनी भी वेव से रिलेटेड जितना भी फिनोमिना है तुम लोग आगे पढ़ोगे वेव्स वाले, वेव ऑप्टिक्स वाले चैप्टर में 12th में फिजिक्स में, तो वो सारी चीजें हम लोग बड़े आराम से समझा पाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ वेव थ्योरी, ऑन द बेसिस ऑफ कंटिन्यूअस मैनर। ठीक, दीज थिंग्स कैन बी एक्सप्लेन्ड, ठीक, दीज थिंग्स या दीज फिनोमिना can be explained on the basis of EM waves, wave theory, और मैं यहां पर ये लिख देता हूं कंटिन्यूअस मैनर। कंटिन्यूअस मैनर वाली बात से हम लोग उस बात को यूज करके इन सारी चीजों को बड़े आराम से हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। बट जैसे ही बारी आती है फिनोमिना लाइक ब्लैक बॉडी रेडिएशन, ब्लैक बॉडी रेडिएशन, जैसे ही बात आती है फिनोमिना लाइक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, अब यूजिंग द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी हम लोग इसको समझा नहीं पाते। देखो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आगे हम लोग पढ़ेंगे, बट थोड़ा सा चीज मैं तुम लोग को बता देता हूं। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या होता है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में हम लोग ये मानते हैं कि जो मेटल का टुकड़ा है, ठीक, जैसे जैसे इस पे लाइट एनर्जी पड़ रही है, जैसे जैसे इस पे लाइट एनर्जी पड़ रही है, एक एक इलेक्ट्रॉन यहां से निकल रहा है, एक एक इलेक्ट्रॉन यहां से निकल रहा है, ठीक। बट अगर मैं लाइट एनर्जी की फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहा हूं, मान लो अभी मैं इसमें दे रहा हूं रेडियो वेव्स, ठीक, रेडियो वेव्स देने, रेडियो वेव्स का एनर्जी या रेडियो वेव्स का फ्रीक्वेंसी तो बहुत कम है। रेडियो वेव्स देने से यहां पर मान लो अगर एक इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, तो क्या अगर मैं गामा रेज भेज दूंगा तो क्या 50 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे? तो ऐसा नहीं होता है, ठीक। गामा रेज भेजने से भी एक ही इलेक्ट्रॉन निकलेगा। वो डिपेंड किसी और चीज पे कर रहा है, वो डिपेंड इस पे नहीं कर रहा है कि आप कितना एनर्जी यहां पर दे रहे हो, वो डिपेंड कर रहा है कि आप किस मैनर में दे रहे हो, ठीक, किस मैनर में दे रहे हो। तो इसी वजह से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को समझा पाना थोड़ा सा मुश्किल हो गया ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी। इसको यूज करके हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड ब्लैक बॉडी रेडिएशन को समझा नहीं पाए, ठीक। तो इसी को समझाने के लिए, फिर इसी के लिमिटेशन को देखते हुए, इन्हीं चीजों को देखते हुए फिर एक और साइंटिस्ट आए, मैक्स प्लैंक, जिन्होंने एक अलग थ्योरी दी, और वो एक बहुत रिवोल्यूशनराइज थ्योरी थी। इन पर्टिकुलर चीजों को, खासकर ये दोनों कॉन्सेप्ट्स को समझा पाना बहुत आसान हो गया, और बहुत सारी दूसरी चीजें हम लोग उनके बेसिस पर, उनकी थ्योरी के बेसिस पर आगे कर पाए, जो हम लोग अभी तक एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे। देखो ये जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आगे आएगा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में थोड़ी सी और बात कर लेते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी के टाइम से ही, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी के टाइम से या उससे पहले से ही, हर्ट्ज, जो नाम सुना होगा तुम लोगों ने, हेनरी हर्ट्ज, वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को ऑब्जर्व कर रहे थे, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को ऑब्जर्व कर रहे थे, बट समझा नहीं पाए, एक्सप्लेन नहीं कर पाए। बट वो उसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन नहीं कर पाए, एक्सप्लेन करना बहुत मुश्किल था उनके लिए, ठीक, क्योंकि अब ऑब्वियसली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी थी उनके पास उस टाइम पे, उसको यूज करके वो इस चीज को समझा नहीं पाए। बट जैसे ही ये थ्योरी आया, प्लैंक्स का क्वांटम थ्योरी, कुछ सालों के बाद आइंस्टाइन का नाम तुम लोगों ने तो बहुत सुना होगा। आइंस्टाइन साहब ने क्या किया, उसी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जिसको कि हेनरी हर्ट्ज ऑब्जर्व कर पा रहे थे, उनको दिख तो रहा था कि ये चीज करके ये हो रहा है, बट कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, ये चीज नहीं समझा पा रहे थे। आइंस्टाइन ने प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के आने के बाद बड़ी आसानी से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को समझा दिया कि ये क्यों हो रहा है। तो वही बात थी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी से तो नहीं समझा पा रहे थे, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के थ्रू हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को समझा पाए, और उसी चीज के लिए, उसी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए आइंस्टाइन को नोबेल प्राइज भी मिला, ठीक। उनके रिलेटिविटी की थ्योरी के लिए नहीं मिला, उनको अपने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए नोबेल प्राइज भी मिला आगे चलकर। तो हम लोग देखते हैं कि ये क्या इंपॉर्टेंट, इतना इंपॉर्टेंस क्यों रखता है ये चीज। तो प्लैंक ने क्या बोला, अकॉर्डिंग टू हिज थ्योरी, smallest quantity of energy that can be emitted or absorbed from EM waves,
इज कॉल्ड क्वांटम ऑफ लाइट और फोटोन। कि उन्होंने जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में उन्होंने बोला था कि कंटिन्यूअस मैनर में जा रहा है, उसको हम लोग एक स्मॉलेस्ट क्वांटिटी नहीं बोल सकते, वहां पर कोई स्मॉलेस्ट क्वांटिटी जैसा कुछ नहीं था। बट इन्होंने बोला कि नहीं, लाइट का भी एक स्मॉलेस्ट क्वांटिटी, स्मॉल पैकेट हो सकता है। लाइट का भी, लाइट एनर्जी का भी एक स्मॉलेस्ट क्वांटिटी, स्मॉलेस्ट यूनिट हो सकता है, जिसको कि उन्होंने नाम दिया फोटोन या क्वांटम ऑफ लाइट। ठीक, इसको हम लोग बोल सकते हैं स्मॉलेस्ट पैकेट ऑफ लाइट एनर्जी। स्मॉलेस्ट पैकेट या स्मॉलेस्ट पैकेट, चलो अच्छा वर्ड नहीं रहेगा भाई बुकिश लैंग्वेज के लिए, तो स्मॉलेस्ट यूनिट कर देते हैं हम लोग। तो स्मॉलेस्ट पैकेट या स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइट एनर्जी, इन्होंने ऐसा बोला, जो आज के पहले तक किसी ने इस तरीके से सोचा नहीं था कि क्या लाइट एनर्जी का भी कोई स्मॉलेस्ट पैकेट हो सकता है। क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी में बहुत अच्छे से बोला गया है कि वो एक कंटिन्यूअस मैनर में चलता रहता है, आप उसको एक काट के एक स्मॉलेस्ट पैकेट कैसे बना सकते हो। जो हम लोगों ने देखा था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में, हम लोगों ने देखा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होती हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ये होती हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ऐसी होती हैं। तो इसको काट के एक स्मॉल पैकेट कैसे बनाया जा सकता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी में ये बोला कि इसीलिए कंटिन्यूअस मैनर उन्होंने बोला। अपने टाइम पे तो एकदम सही थे वो, ठीक, इसीलिए उन्होंने कंटिन्यूअस मैनर बोला कि इसको काट के तो कंटिन्यूअसली चलता रहेगा ना, इसको काट के एक छोटा पैकेट कैसे बनाया जा सकता है। बट फिर प्लैंक ने बोला नहीं, ये हो सकता है, इसको काट के एक छोटा पैकेट बनाया जा सकता है, जिसको कि हम लोग बोलते हैं क्वांटम या फोटोन। अरे आया क्यों नहीं, जिसको हम लोग बोलते हैं क्वांटम ऑफ लाइट या फिर फोटोन, विच इज द स्मॉलेस्ट पैकेट ऑफ लाइट एनर्जी, which is the smallest packet of light energy, ये हम लोग बोलते हैं इसको। ठीक, अब आगे क्या बोला इन्होंने, अकॉर्डिंग टू हिम द लाइट एनर्जी कमिंग आउट फ्रॉम एनी सोर्स इज ऑलवेज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द स्मॉलेस्ट एनर्जी वैल्यू कॉल्ड फोटोन। ठीक, यानी कि मान लो कोई सा भी लाइट, मान लो एक बल्ब है हमारे पास, मान लो हमारे पास एक बल्ब है, इस तरीके से एक बल्ब लगा हुआ है। ठीक, इस तरीके से एक बल्ब लगा हुआ है। तो ये बल्ब से जो भी एनर्जी आ रही है, बल्ब से जो भी एनर्जी निकल रही है, ठीक, इसकी जो टोटल एनर्जी होगी वो टोटल एनर्जी n इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एनर्जी ऑफ फोटोन होगी, एनर्जी ऑफ फोटोन ये होगी ऐसे। किसी भी सोर्स से, अब बल्ब इज ऑल्सो अ सोर्स, सन इज ऑल्सो अ सोर्स, तो जो भी सोर्स है वहां से आने वाला जो टोटल एनर्जी है दैट विल ऑलवेज बी एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ स्मॉलेस्ट एनर्जी का यूनिट, यानी कि जो क्या है, फोटोन है। उसी चीज को हम लोग यहां पर भी देखते हैं। ठीक, मैं दोबारा से इस चीज को लिखवाता हूं कि वेयर E ये क्या है, ये टोटल एनर्जी है, इट इज इक्वल टू n इंटू ई नॉट। ई नॉट क्या है, ई नॉट है हमारा एनर्जी ऑफ वन फोटोन, एनर्जी ऑफ वन फोटोन ये हमारा। तो ये बन गया हमारे पास एक फॉर्मूला, E इक्वल्स टू एन। और n क्या क्या हो सकता है, n कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 अप टू इन्फिनिटी कुछ भी हो सकता है। आधा फोटोन तो नहीं लेंगे ना हम लोग, तो 1 2 3 4 इस तरीके से इन्फिनिटी तक कुछ भी हो सकता है ये चीज। ठीक, तो ये बोला उन्होंने। अब इसी को थोड़ा सा और अच्छे से अगर हम लोग डिराइव करें, तो इसको मैं डिराइव करने की कोशिश करता हूं आगे। दो पेज ऐड हो गए भाई। ठीक, इसी चीज को मैं डिराइव करने की कोशिश करता हूं आगे। मान लो हमारे पास वही जो इन्होंने बोला कि E इक्वल्स टू n इंटू ई नॉट, ये था हमारे पास। ठीक, जिसमें कि ये सारी चीजें अगर मैं डिफाइन करूं तो क्या क्या है, ये हमारे पास है टोटल एनर्जी, ये हमारे पास है एनर्जी ऑफ वन फोटोन, और ये हमारे पास है n कैन बी 1 2 3 अप टू इन्फिनिटी कुछ भी। ठीक, अब यहां से ई नॉट क्या हो जाएगा भाई, अब जो एनर्जी है
एनर्जी जो है, एनर्जी इज, इसको मैं ई नहीं लिखता हूं, एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। तो यहां से अगर मैं लिखना चाहूं कि एनर्जी ई नॉट, एक फोटोन का एनर्जी, तो दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाओगे, इक्वल टू का साइन लगाओगे तो ये आ जाएगा आपका एच न्यू, ये आ जाएगा E इक्वल्स टू एच न्यू। या फिर यहां पर आप इसको, अच्छा ये तो आपका सी लैम्डा था ना, एक मिनट थोड़ा सा इसको चेंज करें, E इक्वल्स टू एच सी बाय लैम्डा, हाँ ठीक है, ये आ जाएगा E इक्वल्स टू एच न्यू। ये कर लो, फिर E नॉट इक्वल्स टू एच न्यू, ये आ जाएगा हमारे पास, जहां पर ये है एनर्जी ऑफ वन फोटोन, ये हो गया हमारे पास एनर्जी ऑफ वन फोटोन, फोटोन, ये हो गया हमारा फ्रीक्वेंसी, और ये हो गया हमारा, इसको हम लोग बोलते हैं प्लैंक्स कांस्टेंट। प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू कितनी भाई? प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू होती है 6.626 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34। ये हो गया हमारा प्लैंक्स कांस्टेंट का वैल्यू। इसी को थोड़ा सा और चेंज करोगे और दिस कैन बी रिटन एज दिस ऑल्सो, ठीक, कि यहां पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम लोग ऐसे लिखते हैं ना कि न्यू इक्वल्स टू सी बाय लैम्डा, तो यहां पर ई इक्वल्स टू एच न्यू है हमारे पास। इसको अगर आपको चेंज करना है तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि ई इक्वल्स टू एच सी बाय लैम्डा, ये भी लिख इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ये दोनों फॉर्मूले आपके पास हो गए, ठीक। इन फॉर्मूले को यूज करके, यहां पर यूज करके हम लोग बड़े सारे क्वेश्चंस आराम से सॉल्व कर सकते हैं, इजी आई थिंक, ठीक। तो ये सारे फॉर्मूले ध्यान रखना भाई। यहां पर ये है टोटल एनर्जी, कहाँ गया, यहां पर ये है टोटल एनर्जी इनटू एन इंटू नंबर ऑफ, इक्वल्स टू एन इंटू नंबर ऑफ एनर्जी ऑफ वन फोटोन। एनर्जी ऑफ वन फोटोन कैसे निकाले? एनर्जी ऑफ वन फोटोन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट पर्टिकुलर रेडिएशन, रेडिएशन का उसी पर्टिकुलर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का ही तो फोटोन है वो, तो एनर्जी उसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक ना। उसके बाद एनर्जी, अगर प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाएंगे तो कांस्टेंट ऐड करना पड़ेगा, तो कांस्टेंट ऐड किया विच इज प्लैंक्स कांस्टेंट, क्योंकि प्लैंक्स का ही थ्योरी है। तो प्लैंक्स कांस्टेंट जिसका की वैल्यू होता है कितना, 6.626 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34, ये हमारा हो गया यहां पर। एंड इसके बाद इसी को आप लोग चेंज कर दो इन टर्म्स ऑफ लैम्डा, ये हम लोग का हो जाएगा न्यू इक्वल्स टू सी बाय लैम्डा, तो ई इक्वल्स टू एच सी बाय लैम्डा। यहां तक आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं फेस कर रहे होगे तुम लोग, ठीक है भाई, यहां तक कोई दिक्कत? अब इसी फॉर्मूले पे बेस्ड हम लोग कोशिश करते हैं एक दो क्वेश्चंस करने की। ये देखो पहला क्वेश्चन, ठीक, ये है पहला क्वेश्चन। 100 वॉट बल्ब्स एमिट अ मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ दिस मच, यानी कि ये हमको मिल गया है लैम्डा, ये हमें लैम्डा मिल गया भाई, ये हमारा है क्या, लैम्डा, ठीक। कैलकुलेट नंबर ऑफ फोटॉन्स एमिटेड बाय द बल्ब पर सेकेंड, पर सेकेंड कितने फोटॉन्स निकल रहे हैं। तो सबसे पहले ये जो 100 वॉट है, बल्ब का जो पावर दे रखा है 100 वॉट, ठीक, पावर क्या दे रखा है, 100 वॉट। अब वॉट को हम लोग लिख सकते हैं इस तरीके से, 100 जूल्स पर सेकेंड, जूल्स पर सेकेंड, वॉट का मतलब होता है जूल्स पर सेकेंड, यानी कि ये जो बल्ब है 100 जूल की एनर्जी दे रहा है, 100 जूल की एनर्जी एमिट कर रहा है हर एक सेकेंड में, हर सेकेंड में, यानी कि टोटल एनर्जी एमिटेड पर सेकेंड कितना हो गया, टोटल एनर्जी एमिटेड पर सेकेंड कितना हो गया भाई, 100 जूल्स। तो हमें तो मिल गया टोटल एनर्जी अपना, यानी कि क्या था, ये फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ई था, ये हमारा फॉर्मूला क्या था, हमारा फॉर्मूला था ई इक्वल्स टू एन ई नॉट, ये था ना फॉर्मूला।
तो इसके अकॉर्डिंग हमारा ई मिल गया, ये वाला पार्ट। ठीक, ये जो ई नॉट है ये क्या था भाई, ई नॉट था एनर्जी ऑफ वन फोटोन, वन फोटोन। ये हम लोग निकाल लेंगे यूजिंग द लैम्डा, और एन मिल जाएगा हमें फिर दोनों से, निकाल के देखते हैं जरा। तो यहां पर 100 टोटल एनर्जी यानी कि E इक्वल्स टू एन, जो कि हमें कैलकुलेट करना है, इनटू, अब हमें क्या निकालना है, एनर्जी ऑफ वन फोटोन निकालना है। एनर्जी ऑफ वन फोटोन आप कैसे निकालोगे, ई नॉट आप निकालोगे, लैम्डा दिया हुआ है तो कैसे निकालोगे, एच सी बाय लैम्डा करके। ठीक, एच सी बाय लैम्डा करके, तो इक्वल्स टू एच 6.626 इंटू 10⁻⁻34 इंटू सी कितना हो गया, 3 इंटू 10⁻³ माइनस कितना, माइनस या प्लस 8 डिवाइडेड बाय में क्या, लैम्डा। लैम्डा कितना दे रखा है, 400 नैनोमीटर दे रखा है, तो लैम्डा आ जाएगा यहां से आपका 400 नैनोमीटर इज 10⁻⁹ मीटर्स। तो सारे एसआई यूनिट में आ गए। सॉल्व करोगे यहां से एन का वैल्यू निकल जाएगा। कैसे निकलेगा, एन इक्वल्स टू बाकी सारी चीजों को उधर ले जाओ, 100 इंटू 400 इंटू 10⁻⁹ डिवाइडेड बाय 6.626 इंटू 10⁻⁻34 इंटू 3 इंटू 10⁸। ये सॉल्व करोगे यहां से एन आ जाएगा आपका, यानी कि नंबर ऑफ फोटॉन्स आ जाएंगे, नंबर ऑफ फोटॉन्स, नंबर ऑफ फोटॉन्स यहां से आप लोग को मिल जाएंगे। इजी क्वेश्चन, ये क्वेश्चन जेईई मेंस में, नीट में, हर जगह आ सकता है भाई, और तुम लोग के स्कूल एग्जाम्स में भी आ सकता है, ध्यान रखना है इस चीज को। ठीक, आसान सा क्वेश्चन था, दिख रहा था बट बहुत आसान क्वेश्चन था, ज्यादा कुछ नहीं है, थोड़ा सा कैलकुलेशन है वो तुम लोग, मुझे पता है, बड़े अच्छे बच्चे तुम लोग यार, तुम लोग कर ही लोगे आराम से। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिलेटेड टू बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड एनर्जी ऑफ Br2, बॉन्ड एनर्जी ऑफ Br2 यानी कि 1 मोल Br बॉन्ड तोड़ने के लिए आपको 194 किलो जूल का एनर्जी चाहिए। कितना, एक मोल इस तरीके के बॉन्ड ब्रेक करने के लिए, एक मोल ऑफ Br बॉन्ड ब्रेक करने के लिए आपको इतना एनर्जी चाहिए। तो पूछ रहा था मिनिमम वेव नंबर ऑफ फोटोन रिक्वायर्ड टू ब्रेक दिस बॉन्ड, मिनिमम कितना, मिनिमम वेव नंबर ऑफ फोटोन रिक्वायर्ड टू ब्रेक दिस बॉन्ड, यानी कि एक बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए कितना वेव नंबर, यानी कि उस एक बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए हम जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यूज कर रहे हैं उसका वेव नंबर क्या होना चाहिए मिनिमम। ठीक, तो वो निकलेगा भाई, इसके थ्रू निकलेगा। सबसे पहले ये है कितनों के लिए, एक मोल के लिए, हमको किसके लिए निकालना है, एक एटम के लिए। सो फॉर वन एटम ऑफ Br, वन मॉलिक्यूल, एटम नहीं आएगा यहां पर, वन मॉलिक्यूल, फॉर वन मॉलिक्यूल ऑफ Br2 कितना हो जाएगा भाई, 194 इंटू 10⁻³ जूल्स डिवाइडेड बाय, क्या करें, एक मोल से मॉलिक्यूल कैसे करें, डिवाइड कर दो ना भाई, डिवाइड करें किससे, एवोगाड्रो नंबर, कितना हो जाएगा 6.022 इंटू 10⁻23। ये हो गया फॉर वन मॉलिक्यूल, ये हो गया बॉन्ड एनर्जी फॉर वन मॉलिक्यूल, बॉन्ड एनर्जी फॉर वन मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल के लिए हो गया। तो एक मॉलिक्यूल के यानी कि एक बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए हमें इतना एनर्जी चाहिए, एक मॉलिक्यूल के एक बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए हमें इतना एनर्जी चाहिए। अब एनर्जी हमें मिल गया, हमें निकालना क्या है, वेव नंबर निकालना है, मतलब 1/λ की वैल्यू निकालनी है। तो एनर्जी, आप लोग ये वाला फॉर्मूला तो जानते ही हो कि E इक्वल्स टू hc/λ, E इक्वल्स टू hc इंटू 1/λ, यही तो निकालना है हमें, यही चीज, यही तो वेव नंबर होता है, न्यून बार वेव नंबर, यही तो हमें निकालना है। तो इक्वेट कर दो इसके, ये आ जाएगा 194 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाय 6.022 इंटू 10⁻23 इक्वल्स टू hc/λ। तो h कितना, 6.626 इंटू 10⁻⁻34 डिवाइडेड बाय, और डिवाइडेड बाय अभी क्यों करें, इंटू 3 इंटू 10⁸
डिवाइडेड बाय लैम्डा। अब इसको यहीं छोड़ देते हैं, इस पूरी चीज को इधर ले आते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 194 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाय 6.022 इंटू 10⁻23 इंटू 6.626 इंटू 10⁻³ इंटू 3 इंटू 10⁸ इक्वल टू 1 बाय लैम्डा इक्वल टू वेव नंबर। ये हो जाएगा आपका आंसर आफ्टर सॉल्विंग दिस होल थिंग। ठीक, आई थिंक ये सॉल्व करना बड़ा आसान रहेगा, चुटकियों में कर ही लोगे आप लोग अच्छे बच्चे यार कर लोगे। ये सिर्फ पावर कट कर देना, छोटी मोटी चीज़ें, छोटी मोटी जो कैलकुलेशन है वो कर लेना, आसान है, इसके बाद तो कर ही सकते हो। तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन है भी। इस टाइप के क्वेश्चन भी काफ़ी अच्छे हैं भाई, बड़े आसानी से ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं करना क्या है इसमें, बट मैंने तुम लोग को समझा दिया है कि आप लोग फॉर्मूले पे ध्यान दो। यहाँ पर क्या दिया हुआ है देखो, इसके यूनिट पे, इसके यूनिट में क्या दिया हुआ है, किलोजूल पर मोल दिया हुआ है। तो इसी को देख के हम लोग समझे कि 1 मोल के लिए है, बट हमें पूछा मिनिमम वेव नंबर ऑफ फोटोन रिक्वायर्ड टू ब्रेक दिस बॉन्ड। एक बॉन्ड के बारे में बात कर रहा है वो, तो हम लोगों ने 1 मोल को 1 मॉलिक्यूल के लिए कन्वर्ट किया, 1 मॉलिक्यूल के लिए इतना एनर्जी जो हमें चाहिए। अब जब एनर्जी मिल गया है फिर आपके पास तो फॉर्मूला है ही, इस फॉर्मूले को यूज करो, आसान है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। नाउ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जिसकी हम लोग बात कर रहे थे, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ये पहले ऑब्जर्व किया था, पहले इस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को ऑब्जर्व करने वाले साइंटिस्ट जो थे वो थे हेनरी हर्ट्ज। बट हेनरी हर्ट्ज इस चीज को एक्सप्लेन नहीं कर पाए कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो क्यों रहा है, इस चीज को हेनरी हर्ट्ज एक्सप्लेन नहीं कर पाए। फिर बाद में इसको एक्सप्लेन किया गया बाय आइंस्टाइन। आइंस्टीन ने इस पर्टिकुलर थ्योरी को एक्सप्लेन किया, बड़े अच्छे से समझाया, और इसी पर्टिकुलर थ्योरी के लिए आइंस्टाइन रिसीव्ड अ नोबेल प्राइज लेटर। इतनी बड़ी चीज थी ये। आज भी हम लोग इस चीज का यूज करते हैं भाई, तुम लोग अपने घरों पे सोलर पैनल्स लगाते हो, जो सोलर एनर्जी को यूज करते हो, सब भी तो इसी चीज पे बेस्ड है, यही तो है उसका बेसिक। तो ये इतना इंपॉर्टेंट है, रिवोल्यूशनलाइज कर सकता है ये आगे आने वाले टाइम में और भी अच्छे से। ठीक, वैसे ही तुम लोग यार बाकी सारी एनर्जी को, पेट्रोल ये सब इतना खर्चा हो रहा है, ये सब धीरे धीरे खत्म हो जाएगा आने वाले कुछ सालों में, मिलने से तो रहा फिर, तो उससे बढ़िया यही यूज करें हम लोग, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को बेसिस बना के हम लोग और अच्छे और एफिशिएंट। मेन इसमें दिक्कत क्या आती है कि एफिशिएंसी बहुत अच्छी नहीं होती है। ठीक, सबसे पहले तो जो लाइट एनर्जी जो मिलती है हमें दिन में, तो दिन ही में मिलती है, रात में तो नहीं मिलती, रात में कोई काम के नहीं है। तो हम लोग को इतना ज़्यादा एफिशिएंट बनाना है कि जो पावर डिसिपेट होता है, यानी कि पावर जो एनर्जी खराब हो जाता है बीच में, जो एनर्जी का वेस्ट हो जाता है, जो एनर्जी, उसको हम लोग वेस्ट ना होने दें और उसको यूज़ करके उसको भी यूज़ किया जाए, तब ये और भी ज़्यादा अच्छे हो सकते हैं, तभी और भी ज़्यादा कारगर हो सकती हैं ये चीज़ें। तो हम लोग को इसी पे आगे, मैं तुम लोग के लिए बोल रहा, मैं तो पढ़ाऊंगा ही भाई ये चीज़। ठीक, नाउ आगे बढ़ते हैं हम लोग, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब होता क्या है, when certain metals like potassium, rubidium, cesium, etc. were exposed to a beam of light, electrons were ejected. This phenomenon is called photoelectric effect. This phenomenon is called photoelectric effect. ठीक, देखो यहां पर डायग्राम में देखो भाई, डायग्राम में क्या हो रहा है। ठीक, देखो यहां पर ये मेटल प्लेट यहां पर दिया गया, इन्हीं में से किसी मेटल का वो रहा होगा। आजकल बहुत सारे मेटल्स को छोड़ के बहुत सारे डायोड्स का यूज किया जाता है। ये आपका सेमीकंडक्टर बना, ये वाला क्या बोलते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को करने के लिए, क्योंकि उनका एफिशिएंसी थोड़ा और ज़्यादा होता है, डायोड्स का, पीएन डायोड जंक्शन, वो सब का थोड़ा और ज़्यादा होता है। बट यहाँ पर क्योंकि ये सबसे बेसिक है, सबसे पहला चीज़ है, सबसे बेसिक थिंग है, तो मेटल सरफेस से ही काम चला रहे हैं अभी तक हम लोग। तो यहां पर मेटल सरफेस, जैसे ही एक लाइट मेटल सरफेस पे पड़ा, यहां से इलेक्ट्रॉन्स निकलने शुरू हो गए, यहां पर हम लोगों ने एक डिटेक्टर रखा हुआ है जो कि बैटरी की पॉजिटिव प्लेट से जुड़ा है, तो ऑब्वियसली उसकी तरफ आएंगे भी। तो यहां से इलेक्ट्रॉन्स निकले और यहां पर हम लोगों ने लगाया हुआ एमिटर, तो एमिटर में जैसे इलेक्ट्रॉन है, एमिटर से पता चल गया हाँ भाई इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है, यानी कि करंट का फ्लो हो रहा है। तो सर यहां से हमारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हम लोगों ने ऑब्जर्व किया। तो यहां पर हो क्या रहा है, लाइट एनर्जी इस पर्टिकुलर मेटल के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उसको क्या बोलते हैं, मेटल के एटम से बाहर निकाल रहा है।
मेन चीज तो ये है ना, तुम लोग अभी तक इतनी चीजें पढ़ चुके हो, ये चैप्टर भी तुम लोग थोड़ा बहुत तो पढ़ ही लिए होगे, तो हम लोग इसको इस तरीके से समझा सकते हैं कि जो लाइट एनर्जी है वो मेटल के एटम में से इलेक्ट्रॉन को निकाल दे रहा है, ठीक। और वो इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद अगर उनके पास थोड़ी और एनर्जी बाकी है तो वो इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद पॉजिटिव प्लेट की तरफ मूव करने लग जा रहे हैं, पॉजिटिव प्लेट की तरफ मूव करने लग जा रहे हैं, जिसकी वजह से हमें हमारे एक्सटर्नल सर्किट में एक फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड फ्लो ऑफ करंट हो रहा है। और इसको हम लोग आगे स्टोर भी कर सकते हैं अपनी बैटरीज में, ठीक, और फिर बाद में यूज कर सकते हैं और यूज करते भी हैं आजकल। तो दिस इज पर्टिकुलरली द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कि लाइट एनर्जी की वजह से इलेक्ट्रॉन निकले और इलेक्ट्रॉन फिर एक्सटर्नल सर्किट में जब फ्लो किए तो वही बन गया हमारा फ्लो ऑफ करंट, और इसी को हम लोग फिर यूज करते हैं अपनी डेली लाइफ की चीजों में, ठीक। अब है क्या यहां पर, अब एक और चीज यहां पर, इसके रिजल्ट्स एंड इसके ऑब्जर्वेशंस क्या क्या है। इसके सबसे पहला देखो कि एज सून एज द लाइट बीम strikes the metal surface the electrons were ejected। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि यहां पर जैसे ही लाइट ने मेटल सरफेस को हिट किया, जैसे ही लाइट ने मेटल सरफेस को हिट किया वैसे ही इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होना शुरू हो गए, यानी कि यहां पर कोई टाइम लैग नहीं था। देयर इज नो टाइम लैग, देयर इज नो टाइम लैग between strike of light and ejection of electron। यहां पर थोड़ा सा भी टाइम लैग नहीं था कि जैसे ही मेटल सरफेस से लाइट टकराई उसी टाइम पे विद इन मैं टाइम कहां से बोलो, कोई टाइम लैग तो था ही नहीं, यानी कि जैसे ही टकराया वो ऐसा समझ लो कि वो वहीं बैठा हुआ था, लाइट आया मैं भागूं, ऐसे समझ लो इस चीज को, ठीक। तो कोई भी टाइम लैग नहीं था, ये वाला पार्ट ध्यान रखना कि वहां पर कोई भी टाइम लैग नहीं था। जैसे ही लाइट टकराया विदाउट एनी टाइम लैग इलेक्ट्रॉन्स निकलना शुरू हो गए, इलेक्ट्रॉन्स वर इजेक्टेड, ठीक। इसके बाद एज द नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकेंड इंक्रीजेस, नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकेंड इंक्रीजेस, ब्राइटनेस इंक्रीजेस, ठीक। एज द नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकेंड इंक्रीजेस, ब्राइटनेस इंक्रीजेस। नंबर ऑफ फोटॉन्स हम लोग लाइट की बात कर रहे हैं, देखो इसको भी मैं अच्छे से समझाऊंगा। अब लाइट, किसी भी लाइट, हम लोग बोलते हैं लाइट को थोड़ा ब्राइट कर दो, इसका क्या मतलब है? ब्राइट करने का मतलब ब्राइटनेस इज डायरेक्टली रिलेटेड टू नंबर ऑफ फोटॉन्स। किसी भी लाइट के लिए ब्राइटनेस ऑफ लाइट, ब्राइटनेस ऑफ light increases means number of photons per second increases, नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकेंड इंक्रीज, यानी कि ब्राइटनेस का क्या मतलब है? हम लोग बोलते हैं ना कि लाइट की ब्राइटनेस बढ़ा दो, तो उसका मतलब है कि नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकेंड बढ़ा दो, तो जितना ज्यादा ब्राइट उतना ज्यादा नंबर ऑफ फोटॉन्स। और इसी में फिर एक और चीज हम लोग देखेंगे कि जैसे जैसे ये जो लाइट टकरा रहा है मेटल से, आप इसका ब्राइटनेस बढ़ाते हो, आप इसका नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकंड बढ़ाते हो, तो ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहां से निकलते हैं, ठीक, ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहां से निकलते हैं। इसको थोड़ा सा और मैं समझाता हूं अच्छे से कि यहां पर मेटल जो सरफेस है, यहां पर जो मेटल सरफेस है, मेटल, यहां पर मान लो एक लाइट इससे टकराने आ रहा है, लाइट इससे टकराया, तो एज वी इंक्रीज द नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकेंड in the light, number of electrons ejected also increases। तो मैं इसको सिंपली इस तरीके से लिख सकता हूं कि ये नंबर ऑफ फोटॉन्स
is directly proportional to number of photons is directly proportional to number of photoelectrons. फोटो इलेक्ट्रॉन्स मतलब लाइट के टकराने से जो इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल रहे हैं उसको मैं फोटो इलेक्ट्रॉन्स बोल रहा हूं. तो जैसे जैसे नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ेंगे नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स भी बढ़ेंगे, क्योंकि इसको मैं ऐसे इस तरीके से समझा सकता हूं कि हर एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन को निकाल रहा है. इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि हर एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन को निकाल रहा है. हर एक फोटोन हर एक इलेक्ट्रॉन को निकालेगा. ठीक, इसको थोड़ा सा और अच्छे से समझते हैं. यहां पर पहले मैं लास्ट वाली शीट पे वापस जाता हूं. फॉर ईच मेटल देयर इज अ मिनिमम फ्रीक्वेंसी बिलो विच फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज नॉट ऑब्जर्व्ड. इससे नीचे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑब्जर्व करने को नहीं मिलेगा. ठीक, तो यहां पर मैं एक और चीज तुम लोग को समझाने की कोशिश करता हूं पहले. ठीक, अब यहां पर थोड़ा ध्यान से देखो भाई क्या हो रहा है यहां पर. तो फोटोन की जो भी एनर्जी आई, टोटल एनर्जी जो भी हम लोग दे रहे हैं, टोटल एनर्जी ये किन चीजों में खर्च हो रही है. टोटल एनर्जी मतलब लाइट से जो आया, फ्रॉम लाइट से जो आपको टोटल एनर्जी मिला वो किन चीजों में यूज हो रही है. वो दो चीजों में यूज हो रही है. देखो, ठीक, एक तो सबसे पहले मेटल से टकरा रही है, तो मेटल से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए भी तो थोड़ी एनर्जी चाहिए. ठीक, तो पहला चीज ये जा रहा है एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल. इस पर्टिकुलर चीज को बोला जाता है बहुत बार वर्क फंक्शन. इस पर्टिकुलर चीज को बोला जाता है बहुत बार वर्क फंक्शन ऑफ मेटल. ठीक, तो ये जो टोटल एनर्जी हम लोग दे रहे हैं थ्रू लाइट, वो यूज हुआ सबसे पहले कि इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो भी तो आपको देना ही पड़ेगा. मान लो अगर आपने एनर्जी दिया 100 जूल का, इलेक्ट्रॉन निकालने में खर्चा हुआ 50 जूल, बाकी का 50 जूल क्या होगा. तो बाकी का 50 जूल भी वही इलेक्ट्रॉन रख लेगा और वो उस चीज को यूज करेगा इन फॉर्म ऑफ इट्स काइनेटिक एनर्जी प्लस, तो यहां पर आ जाएगा प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन या काइनेटिक एनर्जी ऑफ, आई कैन से दैट, फोटो इलेक्ट्रॉन. वो ऐसा नहीं करेगा कि उस 100 जूल में से 50 जूल एक इलेक्ट्रॉन ने लिया और 50 जूल से वो दूसरे इलेक्ट्रॉन को निकालेगा. ऐसा नहीं होता है. एक फोटोन हमेशा एक ही इलेक्ट्रॉन को निकाल सकता है, ये हमेशा ध्यान रखना. ठीक, मैं यहां पर लिखवा भी देता हूं. वन फोटोन ऑलवेज रिमूव्स वन इलेक्ट्रॉन ओनली. एक फोटोन हमेशा सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन निकाल सकता है, ज्यादा से ज्यादा, उससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं निकाल सकता वो. ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है. ठीक, इसी चीज को हम लोग थोड़ा सा और यूज करते हैं आगे. एक और चीज, यहां पर थोड़ी जगह कम है, बड़ा बड़ा लिखता हूं मैं. तो यहां पर हमारा था टोटल एनर्जी इक्वल्स टू वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन. ठीक, अब वर्क फंक्शन क्या है. वर्क फंक्शन भी तो एनर्जी ही है ना, जो कि चाहिए मेटल से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, तो ये भी एनर्जी है. तो इसको मैं इस तरीके से लिखता हूं, फिर इसको मैं एक और दूसरे तरीके से लिखता हूं. टोटल एनर्जी को मैं लिख देता हूं E, इट इज अ टोटल एनर्जी इक्वल्स टू वर्क फंक्शन को मैं लिखता हूं W0 प्लस काइनेटिक एनर्जी. इसको थोड़ा सा और ओपन करके लिखेंगे तो इसको मैं लिख सकता हूं H न्यू द टोटल एनर्जी जो कि हम लोग दे रहे हैं थ्रू द लाइट टू द मेटल. ठीक, इट इज इक्वल टू वर्क फंक्शन इज ऑल्सो एनर्जी जो कि हमें चाहिए इलेक्ट्रॉन को मेटल से बाहर निकालने के लिए, यानी कि इलेक्ट्रॉन को प्रोटॉन के अट्रैक्शन से बाहर निकालने के लिए. तो इसको हम लोग लिखते हैं H न्यू नॉट. ये जो न्यू नॉट है, यही न्यू नॉट कहलाता है क्या, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी. ठीक, प्लस काइनेटिक एनर्जी क्या हो गया, हाफ mv². ये v क्या है, वेलोसिटी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन. तो ये बन गया हमारा एक और फॉर्मूला. ठीक, अब मान लो
आपने यहां जो एनर्जी दी वो इस h न्यू नॉट से कम है, तो जब आप उसके वर्क फंक्शन यानी कि उतना एनर्जी दे ही नहीं पा रहे हो जिससे कि इलेक्ट्रॉन निकल सके, तो जब इलेक्ट्रॉन निकल ही नहीं पाएगा तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कैसा? तो आपको तो हमेशा ये एनर्जी इससे ज्यादा देना पड़ेगा, या फिर ये फ्रीक्वेंसी इस फ्रीक्वेंसी से ज्यादा होना चाहिए, तभी तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट देखने को मिलेगा। तो द मिनिमम फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड, यहां पर जो था, जो इससे आगे 2-3 स्लाइड पहले जो चीजें थी, कहां गई भाई, कहां गई चीजें, ये रही, ठीक। तो ये था, ये था, फॉर ईच मेटल देयर इज अ मिनिमम फ्रीक्वेंसी बिलो विच फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट डज नॉट ऑब्जर्व। यही है हमारा क्या, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। इससे कम एनर्जी अगर आप दोगे तो इलेक्ट्रॉन निकल ही नहीं पाएगा, क्योंकि मिनिमम उतना एनर्जी तो चाहिए ना किसी भी मेटल से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, तो इतना एनर्जी तो आपको देना पड़ेगा। इससे नीचे इलेक्ट्रॉन निकलेगा ही नहीं, इलेक्ट्रॉन निकलेगा नहीं तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा। काइनेटिक एनर्जी तो दूर की बात है। क्लियर है भाई? ठीक, आगे देखते हैं भाई। अब इसी चीज को हम लोग फिर कन्वर्ट कर सकते हैं एच सी बाय लैम्डा, लैम्डा के फॉर्म में, इक्वल्स टू एच सी बाय लैम्डा नॉट, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ प्लस काइनेटिक एनर्जी, किस क्या लिख सकते हैं इसको, हाफ एम वी स्क्वायर। इसकी को आप इस तरीके से लिख सकते हो। तो ये हमारे पास फॉर्मूला था ही, ये है फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में और ये है वेवलेंथ के टर्म्स में। ये फॉर्मूले भाई ध्यान रखना, ठीक। एक और चीज, थोड़ी सी चीजों को समझाने के लिए बहुत अच्छे से भाई, यहां नहीं लेते हैं, नेक्स्ट पेज पे ले लेते हैं समझने के लिए, ठीक। मैं समझा रहा हूं अच्छे से। मान लो हमारे पास 2 केसेस हैं, केस 1 एंड यहां पर मैं ले रहा हूं केस 2, केस 1 एंड केस 2। मान लो यहां पर मैं दे रहा हूं वर्क फंक्शन मुझे दे रखा है केस 1 में, वर्क फंक्शन है मान लो 50 जूल्स, और यहां पर भी वर्क फंक्शन है मान लो 50 जूल्स। दोनों ही केसेस में वर्क फंक्शन 50 जूल्स मैंने मान लिया, अज्यूम कर लिया समझाने के लिए जस्ट। यहां पर मैं दे रहा हूं मान लो 5 फोटोन, और हर एक फोटोन का जो एनर्जी है, हर एक फोटोन का एनर्जी मान लो है 40 जूल है। हर एक फोटोन का एनर्जी 40 जूल है। 5 नहीं, चलो 50 ले लिया मैंने, 5 नहीं चलो 50 ले लें, 50 फोटोन मैंने लिए और हर एक फोटोन का एनर्जी जो है वो 40 जूल है। टोटल एनर्जी कितना हो गया, 14 to 50 कितना, 2000 जूल, 2 किलो जूल हो गया टोटल एनर्जी। इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए सिर्फ 50 जूल का एनर्जी चाहिए। टोटल एनर्जी आपने दे दिया कितना, 50 × 40, 2000। बट फिर भी क्योंकि हर एक फोटोन का एनर्जी सिर्फ 40 ही है, और आपको वर्क फंक्शन जो है यानी कि इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी देना है वो कितना देना है, 50 देना है, तो एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा, ठीक। 0 इलेक्ट्रॉन्स वर इजेक्टेड, 0 इलेक्ट्रॉन्स वर इजेक्टेड। केस 2 में भी वर्क फंक्शन 50 जूल का ही है। यहां पर मैंने क्या किया, मैंने 10 फोटोन ही दिए बस, और 10 फोटोन का जो एनर्जी है वो कितना है, वो है 50 जूल। 10 फोटोन की एनर्जी जो है 50 जूल, यानी कि हर एक फोटोन क्या करेगा, हर एक फोटोन मेटल से टकराएगा, अपन एनर्जी देगा किसको, इलेक्ट्रॉन को। इलेक्ट्रॉन उतना एनर्जी लेके निकल जाएगा मेटल से बाहर। 50 जूल था, 50 जूल उसने मेटल से बाहर निकलने में खर्च कर दिया, तो क्या उसके पास काइनेटिक एनर्जी बचेगा कुछ भी? हम लोग तो ऐसा कर रहे हैं ना कि हमारा टोटल एनर्जी यानी कि एनर्जी ऑफ 1 फोटोन, एनर्जी इक्वल्स टू h वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी, ठीक। अब ये एनर्जी कितना है, 50 है, वर्क फंक्शन कितना है, 50 है, तो काइनेटिक एनर्जी कितना बता, काइनेटिक एनर्जी तो 0 हो गया। तो इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट तो होंगे बट विद 0 काइनेटिक एनर्जी। कितने इजेक्ट होंगे, 10 इलेक्ट्रॉन इजेक्ट, 10 इलेक्ट्रॉन्स वर इजेक्टेड विद 0 काइनेटिक एनर्जी, विद 0 काइनेटिक एनर्जी। थर्ड केस इसी तरीके से, केस 3, यहां पर ही वर्क फंक्शन 50 ही मान लेता हूं मैं, 50 जूल, ठीक। यहां पर मैं एक ही फोटोन दे रहा हूं, बट इसी एक फोटोन का एनर्जी मैंने दे दिया 1000 जूल।
50 जूल, 10 फोटोन, सिर्फ 500 हुआ। यहां पर मैंने एक ही फोटोन को 1000 जूल का एनर्जी दे दिया, तो क्या 50 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे? 20 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे? नहीं भाई, इलेक्ट्रॉन तो एक ही निकलेगा। ठीक, आपने क्या किया, 1000 जूल्स इक्वल्स टू 50 जूल, उसको निकालने के लिए प्लस सारा चले जाएगा किसका, काइनेटिक एनर्जी में। तो काइनेटिक एनर्जी आ गया उसका कितना, 950 जूल। तो 1 इलेक्ट्रॉन विल इजेक्ट with 950 जूल ऑफ काइनेटिक एनर्जी। 150 जूल ऑफ काइनेटिक एनर्जी यूज करके एक ही इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा। तो ये तीनों केसेस से आई होप कि तुम लोग को समझ में आ गया होगा कि ओवरऑल फंडा है क्या। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब है हमारे पास कुछ ग्राफ्स। ठीक, अब हमारे पास कुछ है ग्राफ्स। अब यहां पर देखो, सबसे पहले हम लोग ग्राफ देखते हैं। ठीक, नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स वर्सेस ब्राइटनेस का, वर्सेस ब्राइटनेस का। ब्राइटनेस क्या होता है, ये बताया था मैंने। ब्राइटनेस होता है नंबर ऑफ फोटॉन्स, फोटॉन्स पर सेकेंड, ये होता है हमारा। ठीक, अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स क्या थे, एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थे, तो ग्राफ जाएगा ऐसा, एकदम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाला ग्राफ। ठीक, नेक्स्ट एक और ग्राफ बनाते हैं भाई। यहां पर मैं ले रहा हूं काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स, और वर्सेस में यहां पर मैं दे रहा हूं यहां पर अगेन ब्राइटनेस, ब्राइटनेस। काइनेटिक एनर्जी और ब्राइटनेस, यानी काइनेटिक एनर्जी और नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन से कोई फर्क पड़ता है भाई? काइनेटिक एनर्जी को नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन से, नंबर ऑफ फोटोन से कुछ फर्क पड़ेगा? नहीं। अगर आपने कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी मेंटेन किया हुआ है तो आप जितना मर्जी फोटोन बढ़ा दो। यहां पर एक कंडीशन यहां पर हम लोग जरूर लेके चलेंगे कि जो न्यू है दैट मस्ट बी ग्रेटर देन न्यू नॉट, यानी कि आपका जो फ्रीक्वेंसी दे रहे हो वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा है। तो काइनेटिक एनर्जी, अगर फ्रीक्वेंसी को आप चेंज नहीं कर रहे हो, नंबर ऑफ फोटॉन्स कितना भी बढ़ा दो, काइनेटिक एनर्जी विल रिमेन अ कांस्टेंट। ठीक, क्योंकि उस पर डिपेंड ही तो नहीं कर रहा है। एक और ग्राफ समझाता हूं तुमको, लास्ट ग्राफ, इससे तुम लोग अच्छे समझ जाओगे। अगेन यहां पर काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन वर्सेस फ्रीक्वेंसी, वर्सेस फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी मान लो मैं स्टार्ट कर रहा हूं यहां से 0 से, फ्रीक्वेंसी में 0 से स्टार्ट कर रहा हूं, अभी फ्रीक्वेंसी 0 है, फ्रीक्वेंसी 0 है। ये वाले पॉइंट पे न्यू नॉट जो था, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी था, वो क्रॉस हो गया। जैसे ही थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्रॉस हुआ, अब इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होना शुरू हो जाएगा। उससे पहले इलेक्ट्रॉन इजेक्ट ही नहीं हो रहा था। अब यहां से आपका काइनेटिक एनर्जी ऐसे ऐसे बढ़ेगा जैसे आप फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहे हो। यहां तक इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट ही नहीं हुए, क्योंकि अब यहां तक आपका फ्रीक्वेंसी जो था वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम था। तो यहां तक इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट ही नहीं होंगे, इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट हुए इसके बाद। ठीक है भाई, ये तीनों ग्राफ्स फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट मैंने तुम लोग को अच्छे समझाया। आई होप कि तुम लोग भी इसको अच्छे से दिमाग में रखोगे। कोई भी डाउट होगा, कुछ भी होगा तो कनेक्ट करना। तुम लोग के पास पूरा कमेंट बॉक्स है, वहां पर कमेंट करके तुम लोग पूछ सकते हो। आगे नेक्स्ट वाली क्लास में इस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे बेस्ड एक दो क्वेश्चन कराऊंगा। खैर ये क्वेश्चन काफी इजी है, तुम लोग बड़े आराम से इस क्वेश्चन को कर सकते हो। तो ये क्वेश्चन देख लेना, तुम लोग खुद से कर लेना। ठीक, बाकी नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे बोर का एटॉमिक मॉडल, विच इज अगेन अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। आज के लिए चलो टाटा बाय।